ओके जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास के अंदर, जहाँ पे हम बचे हुए रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। इससे पहले नया क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी कल की याद दिला देता हूँ आपको कि मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था बताओ फटाफट से, कम ऑन। ये अपन ने आपको दिया था 20th क्वेश्चन, ठीक है। 20th क्वेश्चन में कुछ डाउट, कुछ सवाल आए थे बच्चों को। एक बार मैं इसको चेक करवा देता हूं आपको फटाफट से और इसका डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा। उसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन 14 मैंने कहा था मत करना, इसको मैं करवा दूंगा, तो वो अपन कवर करेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन नंबर 20 में मैं आ गया हूं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा बिल्कुल सिमिलर था, आपने प्रयास किया होगा, आपको आ भी गया होगा। जिसके डाउट से मेरे को बता देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब देखो, इसमें मेन जो डाउट आया होगा वो सबसे पहला डाउट होगा, गुडविल निकालते टाइम इन्होंने ये जो 23-24 के ईयर का प्रॉफिट है 1.5 लाख, इसको 1.5 लाख नहीं लिया है। इसमें से क्या माइनस किया है? ये 30,000 का बोनस माइनस किया है। तो गलत किया है या होना चाहिए? होना चाहिए भाई। अपन जब भी गुडविल निकालते हैं तो हम पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, और प्रॉफिट एडजस्ट करते टाइम पे अगर पार्टनर की रेम्युनरेशन लेस नहीं हो रही है तो हम लेस कर देते हैं। तो सर हमें कैसा पता लगेगा? ये प्रॉफिट तो वैसे भी सब लेस करने के बाद दिया होगा ना। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, इधर देखो ऊपर लिखा हुआ है इसने साफ साफ कि पिछले साल का प्रॉफिट था 1.5 लाख, वो हम पहले वापस मंगवाएंगे, उसमें से 30,000 का बोनस देंगे। इसका मतलब इस 1.5 लाख में से बोनस माइनस नहीं हो रखा, माइनस करना पड़ेगा। अब इतना दिया था तो पता लग गया, इसलिए माइनस कर दिया। और आईसीए के सजेस्टेड आंसर में भी इन्होंने इस बोनस को लेस यहाँ पे किया हुआ है। तभी तो कितना यहाँ पे लिया कमौन इन्होंने, ये 1,20,000 ही कंसिडर किया है। क्लियर? पक्का? इसके अलावा और क्या डाउट आया आपको इस क्वेश्चन में? इस पॉइंट के अलावा और क्या डाउट आया? बाकी सारे पॉइंट तो सेम थे, हमने कल डिस्कस कर लिए थे। क्लियर है क्या? पक्का श्योर? अब देखो मैं आपको बताता हूं और कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता हूं आईसीएआई के खुद के आंसर्स में। ये क्वेश्चन नंबर 20 में 25 में आया हुआ है, 10 मार्क्स का सजेस्टेड आंसर आईसीएआई का है। इन्होंने 2023-24 का प्रॉफिट कितना लिया है? 1,20,000 लिया है। आईसीए खुद का आंसर है ये, ठीक है, हमने चेंज नहीं किया, आईसीए खुद का आंसर है। अब चलो आप सेम क्वेश्चन नंबर 14 में, पहले चलो क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में इतनी पंचायत ही क्यों नहीं हुई? ये गुडविल को कैलकुलेट करने वाली इतनी पंचायत क्यों नहीं हुई बताओ? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गुडविल की वैल्यू निकाल के दी हुई थी, तो इसलिए हमारे वो ये बोनस माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे प्रॉफिट दिए ही नहीं थे हमको, तो निकाल के दी हुई थी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 में, ये मैं आ गया 14th में। 14th का क्वेश्चन अभी मैं करवा दूंगा आपको, पर मैं आपको उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूं। यहाँ पे ये मुझे गुडविल खुद को निकालनी है। यहाँ पे ये मुझे 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए, ठीक है। और जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है वो कितना है? 42,000 था, जिसको हमको वापस मंगवाना था। बी को 6,000 रुपए बोनस देना था, और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो इनके रिवाइज रेशियो में बांट देना था। ठीक, अच्छी बात है। अब ये बताओ, गुडविल कैलकुलेट करते टाइम पे 42,000 का ही प्रॉफिट लेना चाहिए या फिर 6,000 माइनस करना चाहिए, जैसा अभी क्वेश्चन 20 में हुआ? 6,000 माइनस करना चाहिए भाई। सजेस्टेड आंसर में ऐसे ने करके दिखाया है ना। अब देखो आप मैजिक, इन्होंने इस बार इस क्वेश्चन में इनको पता नहीं क्या हो जाता है, कभी तो ये कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं नहीं हम 6,000 माइनस नहीं कर रहे, हमारी इच्छा नहीं हो रही माइनस करने की। अरे कैसे कर रहे हो यार आईसीआई, थोड़ा सीखो, बच्चे घबरा जाते हैं यार। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, 100% होना चाहिए। वी विल ऑलवेज फॉलो सजेस्टेड आंसर। भाई आईसी ने खुद ने आंसर दिया है, हम लोग 6,000 माइनस करने के बाद प्रॉफिट लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, बात समझ में आ गई? डिफरेंस समझा दिया। अब फटाफट से एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए फॉर्मेट बना लो, इसको निपटा लेते हैं पहले। तो क्या क्या बनाओगे? एक बना दो फटाफट से, क्या? रिवैल्यूएशन, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पी एंड एल एडजस्टमेंट, और फिर एक बना दोगे आप बैलेंस शीट। फटाफट से कम ऑन फास्ट फॉरवर्ड बना लो, पैक करते हैं, फिर पढ़ाऊंगा जेएलपी और फिर पढ़ाऊंगा 2-3 बचे हुए क्वेश्चन, और पैक कर देंगे इस चैप्टर को। फास्ट फास्ट कम ऑन। रिवैल्यूएशन बना लिया, पी एंड एल एडजस्टमेंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, ए और बी और सी 3 पार्टनर हैं।
तो सर क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा कि तीन पार्टनर थे, ए और बी और सी। ओल्ड रेशियो था 3:2:1। बैलेंस शीट दी हुई है। ए की तबीयत खराब रहती थी, इसने बोला मैं रिटायर होना चाहता हूँ। रिटायरमेंट के टाइम पे इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट में क्या बोला गया, बी ने लफड़े कर दिए। बी ने बोला भाई यार तेरी तबीयत खराब थी, मैं तो तेरा काम कर रहा था और तू अब हमको धमकी दे रहा रिटायरमेंट की। तो बी ने बोला एक काम कर मेरे भाई, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमने बांट दिया था ना 42,000 रुपीज का, वो प्रॉफिट को वापस से मंगाएंगे। फिर भी बोल रहा है मेरे को तुम लास्ट ईयर के लिए बोनस दोगे, और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट आएगा वो रिवाइज रेशियो यानी कि 2:3:1 में बट जाएगा भाई साहब, ठीक है। और अब आगे के लिए ओल्ड रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 2:3:1 रहेगा। उसके बाद ये बोल रहा है गुडविल निकाली गई ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। गुडविल निकालनी पड़ेगी, 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए वो भी निकाल लेंगे। फिक्सर की वैल्यू दी हुई है, प्रोविजन बनाने के लिए बोला हुआ है। और फिर बोला हुआ है कि जो अमाउंट है ना, जो ए को देना है वो कौन देगा, वो कह रहा है बी दे देगा। वो कौन दे देगा, मोहन, बी दे देगा। अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी। ठीक है, यहां तक सारा काम खत्म हो गया ए का। इसके बाद ए चला गया, बी और सी ने बोला ए तू जा रहा है, ए तेरे जाने के बाद फिक्सचर्स तो हम जो रिवाइज वैल्यू पे अभी तू करके गया था उस पे रहने देंगे, पर हम प्रोविजन इंक्रीज करके कितने पे ले आएंगे, 6% पे ले आएंगे। अभी जो प्रोविजन बनाने के बाद जो लॉस हो रहा है ये कौन भुगतने वाला है भाई, ये बी और सी भुगतने वाले हैं। किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में भुगतने वाले हैं। उसके बाद अभी थका नहीं, उसके बाद ये बोल रहा है अभी मेरे को मजा नहीं आ रहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे को कैपिटल एडजस्टमेंट भी चखा के जाऊं, यहाँ पे चखा दे भाई लेकर। तो ये बोल रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 3 लाख। टेस्ट करवाना चाहता है हर चीज का, ये बोल रहा है हर चीज टेस्ट करो आप इस क्वेश्चन में। तो 3 लाख विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ बी एंड सी। तो 3 लाख विल बी शेयर्ड अमंग बी एंड सी इन देयर न्यू रेशियो। और उसके बाद जो पैसा कम ज्यादा बच रहा है वो क्या करेंगे, बी और सी या तो ले आएंगे या फिर ले जाएंगे। करंट अकाउंट से एडजस्ट तब होता है जब बोला होता है। अगर करंट अकाउंट के लिए नहीं बोला है तो हमेशा कैश लेकर आओ और कैश लेकर जाओ। समझ में आ गई बातचीत पक्का श्योर? तो आओ सर इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट। मंगवाओ प्रॉफिट, मंगवाओ प्रॉफिट। क्या एंट्री होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो यहां बाय पार्टनर्स, अरे भाई प्रॉफिट जब बांटा था तो ए और बी और सी को क्रेडिट किया था, मंगवाएंगे तो डेबिट करेंगे ना यार। और मंगवा के प्रॉफिट एक बार कहां डाल देंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट में। कितना, 42,000। किस रेशियो में बांटा था, 3:2:1। तो मंगवाएंगे भी किस में, 3:2:1। बताओ कितना आ रहा है। बोलो बोलो। 21, 14 और कितना आ गया, 42,000। ओके क्लियर, पक्का। अब क्या दे देंगे, बी को बोनस दे देंगे। तो यहां पे बी की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे फॉर दी बोनस पेबल। छह हजार, 6,000, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से पार्टनर, पार्टनर तो ओल्ड ही रहेंगे सर, ए बी और सी में बटेगा सर। बट किस रेशियो में बटेगा, रिवाइज रेशियो में, क्योंकि बी ने कर दिए पंगे। बी ने बोला भाई मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, तो 2:3:1 में बांटो। 36,000 इंटू 2/6, 36,000 इंटू 3/6, 6,000 इंटू 1/6। कितना कितना आ रहा है बताना, 12, 18 और 6। टोटल लगाओ, पैक करो। समझ में आया आपको पक्की बात श्योर? तो मैं पास वाले कार्यक्रम जो भी मैंने सही करे वो मैंने पीएनएल लिस्टमेंट से कर दी ताकि कंफ्यूजन आके नहीं हो, ठीक है। अब इन फटाफट से इन सारी एंट्री को पोस्ट करने जाते हैं। कहाँ चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस को बोर्ड डाउन करवा देंगे। 151 और 50, 151 लाख और 50। मंगवाया था पुराना प्रॉफिट तो 2P&L एडजस्टमेंट कर दिया था। 21, 14 और 7।
इसके बाद बोनस दे दिया था बी को, कितने रुपीस का बोनस दिया था, 6000 का बोनस दिया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद बचा कुछ प्रॉफिट बांट दिया था, इनके रिवाइज रेशियो में बच्चों 12, 18 और 6, ये कर दिया हमने पास्ट में, प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट कर दिया, रेशियो को रिवाइज कर दिया, ठीक है। यहां तक का काम आएगा, सबको समझ में आ गया होगा। अब जाएंगे हम कहां पे, वर्किंग नोट में। अब जाएंगे हम कहां पे, कमॉन, वर्किंग नोट में। और क्या निकालेंगे सर, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें इन्होंने ब्लंडर किया भाई। बताना गुडविल का फॉर्मूला क्या लिया है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। हाँ बताओ, क्या क्या दिया हुआ भाई, 15, 23, 25। थर्टी फाइव, यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं है। अब 42,000 नहीं लूंगा भाई मैं, 42,000 जो ये 21-22 साल वाला प्रॉफिट है ना, ये लास्ट वाला प्रॉफिट जो है ना, ये इसमें से 6,000 का बोनस माइनस होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि 6,000 का बोनस दिया है इन्होंने, अब दिया है तो माइनस होना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी किया था, जो मई 2025 में आया है, किया था ना, तो माइनस करने के बाद लेंगे, ठीक है। सेट है, कितना रह गया, 42,000 में से गए 6,000, कितना बचा, 42 माइनस 6, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। डिवाइड बाय 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सर बुक में तो उन्होंने पूरा 42 लिया है सर, बुक वाले गलत कर रहे हैं भाई साहब, बुक वाले गलत कर रहे हैं, एकदम मुंह पे साफ कहने की आदत है, गलत को गलत कहना पड़ेगा। एग्जाम में आएगा तो आप भी यही करोगे जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने अपने सजेस्टेड आंसर में दिया है। हाँ, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना का मोन, तो बताना कितना आ रहा है ऊपर का टोटल, कितना आ रहा है न्यूमरेटर का टोटल, 130 डिवाइड बाय 5 इंटू 2। बताओ, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है, 26। बुक में गुडविल अलग आएगी, हमारी गुडविल अलग है, मैंने इसको सही करके सॉल्व करवा रहा हूं। सेट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, बोलो एंट्री बोलो। ए के जाने के बाद किसको कितना गेन हुआ भाई, वो निकालना पड़ेगा। ओ भाई, तो पहले एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ दो, वर्किंग नोट नया बनाओ। बीज गेनिंग शेयर, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है 3:1, तो 3/4। ओल्ड कितना था बी का, अब ओल्ड है ना, ओल्ड ये मत बोल देना ये वाला 2/6 था, हाँ, ये नहीं बोलोगे आप, ये नहीं बोलोगे, ये वाला 3/6। 6/24। ओके, क्लियर, पक्का यही तो आ रहा है, यही आ रहा है। सी का भी गेनिंग शेयर निकालो फटाफट से, सी का न्यू बताओ, न्यू 1/4, ओल्ड कितना है
1/6। यही आ रहा है। बी और सी के बीच में गेनिंग रेशियो कितना हुआ? 6:2, यानी कितना हुआ? 3:1। यही तो हुआ, 3:1। क्लियर। अब ऊपर गुडविल की एंट्री पास करो, गुडविल की एंट्री पास करो। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। सर पर क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री हम मांगी है, हम आज मुझे पता है क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगी है, पर मैं यहाँ पे रिवोल्यूशन वगैरह पूरा बनवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए भाई। उसके बाद जर्नल एंट्री मारने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर लोगे, मुझे पता है। तो पहले तो बताओ 53,600 में से ए का हिस्सा कितना है? ए 2/6 कितना आ रहा है बताओ? ये आ रहा है क्या? 17,867। और अब इसको बांटो। कितना आ रहा है? हम्म। 4 4। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या आपने गौर किया, क्या आपने एक चीज गौर करी कि जो इनका बी और सी का ओल्ड रेशियो था 3:1, वही इनका न्यू रेशियो था 3:1। जो बी और सी का ओल्ड रेशियो था आपस का 3:1, वही इनका न्यू रेशियो था 3:1, इसलिए गेनिंग रेशियो भी क्या आया? 3:1। वैसे तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, पर फिर भी मैंने क्या बोल रखा आपको, जब भी ओल्ड और न्यू दिए हुए हो दिमाग की बत्ती कर दो बंद और हमेशा कर लो कैलकुलेट, सिंपल। ठीक है, क्लियर। पर मैं तो बता रहा हूं। चलते हैं आगे, अब इसको फटाफट से करते हैं कैपिटल एंड कैपिटल में पोस्ट। 17,867। 13,400। 4,467। ये बताओ समझ में आया क्या? पक्की बात श्योर? गुडविल किट्स में एंट्री कर दी, ओपनिंग में ब्रॉट डाउन कर दिया, पुराने पाप सही कर दिए, बोनस दे दिया, पुराना प्रॉफिट मंगवा के नए रेशियो में बांट भी दिया। ओके, यहां तक सेट है। अब चलते हैं आगे। अब सर ये बोल रहा है फिक्सचर्स को रीवैल्यू करो, 39,800 पे लेके आओ। कितना था? 30,000 से लेकर आना है 39,800 पे। एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो यहां जाएगा बाय फिक्सचर्स। 9,800। प्रोविजन बनाना है 90,000 के डेटर पे 2% का प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 1,800। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे। और बाकी के एसेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो सुनो, अब यहां तक का काम यह है कि रीवैल्यूएशन पैक करो, इसका गेन लॉस निकाल के पार्टनर्स कैपिटल में बांटो, फिर ए की कैपिटल क्लोज करके बताओ कितना बैलेंस आ रहा है ए में। ठीक है, तो पहले बताओ यहां पे गेन है लॉस है? तो गेन है सर।
कितना गेन है? क्या रेशियो रिवाइज्ड? ओल्ड रेशियो में भी रिवाइज ओल्ड रेशियो लेना है अपने को, 2:3:1। कितना आ रहा है? 2। अब इस एंट्री को फटाफट से पोस्ट कर दो, फटाफट से, कम ऑन, इस एंट्री को फटाफट से पोस्ट कर दो मेरे पार्टनर्स कैपिटल में। यहां तक सेट है? बोलो क्लियर। यहां तक का ए का रिटायरमेंट तक का सारा काम खत्म हो गया है। इसके बाद अगर बी और सी कुछ आपस में चेंजेस करते हैं तो वो बी और सी भुगतने वाले हैं नए रेशियो में, ए नहीं भुगतने वाला भाई साहब। पढ़ाया था ना कल भी मैंने ये बात आपको। हेलो, क्लियर है ना? चलो, तो यहां तक दो दो लाइन छोड़ दो और टोटल लगाओ। ए की क्रेडिट साइड टोटल लगाओ, कितनी आ रही है? कितनी आ रही है ये? 1,80,534। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,61,534। ये आ रहा है क्या? ए को कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है या बी पे कर रहा है? बी पे कर रहा है। बी अगर पे कर रहा है तो फर्म का कैश कम हो रहा है क्या? नहीं, फर्म का तो कैश कम नहीं हो रहा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश तो कर नहीं सकते, ये हुआ ही नहीं है। तो क्या होगी एंट्री? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, बी कैपिटल बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे टू बीस कैपिटल, और बी की कैपिटल को यहां क्रेडिट कर देंगे बाय एस कैपिटल। समझ में आया? अगर कैश में पे करते तो एंट्री होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पर कैश में पे नहीं किया, बी ने बोला मैं पे करूंगा, तो ए की कैपिटल कम हो गई, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, पर हमारी लाइबिलिटी हमने पे नहीं करी, बी ने पे करी, तो बी की कैपिटल को बढ़ा देंगे, बी की कैपिटल को बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है। तो बी की कैपिटल बढ़ा दी, ए की कैपिटल कम कर दी। समझ में आ गया? ठीक, आगे। अब अब जो भी फ्यूचर में कोई चेंजेस होने हैं ए के जाने के बाद, वो कौन भुगतेगा? बी और सी। किस रेशियो में? नए रेशियो में। किसमें? कम ऑन, नए रेशियो में। तो बताओ आप ही क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि फिक्सचर्स वगैरह तो हमको रिवाइज्ड वैल्यू पे ही रिटेन रहने देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, रिवाइज वैल्यू पे ही रिटेन रहने देना है, ये कह रहा है। बट हमें प्रोविजन बढ़ा के कहां पे ला देना है? 6% पे। हमने कितना बनाया था ऑलरेडी? 2%। 6 पे लाना है, कितना बनाना है? 4%। एंट्री बताओ क्या होगी? वर्किंग नोट में जा रहा हूं, एंट्री कर रहा हूं। वैसे तो ये आंसर का पार्ट है एंट्री, बट आप बताओ क्या एंट्री होगी? प्रोविजन बढ़ाएंगे तो टू प्रोविजन हो जाएगा, और ये जो लॉस होगा इसकी वजह से ये कौन भुगतेगा? बी और सी। सेम टू सेम क्वेश्चन 3। 90,000 का 4% कितना होता है? कितना हो रहा है? अब ये 3600 को बांट लेंगे बी और सी इनके नए रेशियो में। कितना हो रहा है? 2700 और 900 का। इस फटाफट से इसको भी पोस्ट कर दो, फटाफट से इसको भी पोस्ट कर दो। कम ऑन, ये लिख दिया तुमने एंट्री? बी कैपिटल सी कैपिटल टू प्रोविजन लिख दी सबने? ओके, चलो फटाफट से बी कैपिटल सी कैपिटल के डेबिट चलो और लिखो टू प्रोविजन। आई होप सबको समझ में यहां तक आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर, पक्का, श्योर? ओके, यहां तक कोई टेंशन है? नो नो, कोई टेंशन नहीं है सर यहाँ पे। आगे अब बताओ, अब क्या कह रहा है? ये बोल रहा है अभी भी मेरा मन नहीं भरा। बताओ भाई साहब,
ये बोल रहा है अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख एज बिफोर। अच्छा पहले 3 लाख थी क्या? अच्छा ओ 3 लाख पहले भी थी, अभी कह रहा है अभी भी 3 लाख होगी, पर अब 3 लाख होगी तो किस किस पार्टनर की होगी? बी और सी की होगी, दो ही पार्टनर। अब इस 3 लाख में से बी की कितनी होगी? ए की कितनी, सी की कितनी होगी? बी की कितनी होगी और सी की कितनी होगी? इस 3 लाख में से बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी? कैसे बांटेंगे? 3:1 में बांट लो, सिंपल। तो इसका मतलब हमको क्या दिया हुआ है? इसने हमको यहाँ पे दिया हुआ है, एक लाइन छोड़ लिखना, टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन दिया है। ए की तो बची नहीं है, बी की कितनी हो जाएगी? 3 लाख का 3/4, और कितनी हो जाएगी सी की? 3 लाख का 1/4। कितना आ रहा है? अब बताओ कौन सी साइड बड़ी आ रही है? बी की। बी की कौन साइड बड़ी आ रही है? डेबिट साइड बड़ी आ रही है। कितना आ रहा है बी का डेबिट का टोटल? सारे बच्चे पहले समझ लो कैसे करते हैं, जिनको समझ में दिक्कत आती है इन टॉपिक में थोड़ा ध्यान दे लो पहले, फिर छाप लेना, कहीं नहीं जा रही कॉपी किताब, मेरे से ये फाइल ले जाना, आप घर पे लिख लेना। तो पहले अब बताओ क्या करा अपन ने? नई कैपिटल लिख दी, उसके बाद अपन चेक करते हैं कौन सी साइड बड़ी है। तो बी की डेबिट साइड बड़ी आ रही बता रहे हो आप लोग, कितना आ रहा है बताओ? क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है क्या, या डेबिट साइड बड़ी आ रही है ब्रो? क्रेडिट बड़ी आ रही है क्या? तो यार अब क्या कर रहे हो यार? कितनी आ रही क्रेडिट बड़ी? 2,05,34। कितना डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में? 34,434 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? बी को पे कर रहे हैं, सिंपल। ओके क्लियर। पहले क्या करा, जो साइड बड़ी है वहां टोटल लगा दी, फिर जो छोटी साइड में देखा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 34,434 आया, तो इसके आगे लिख दिया यहाँ पे टू बैंक। इसका मतलब हमने बी की कैपिटल जो ज्यादा थी उसको पेमेंट कर दिया, एक्सेस कैपिटल पेड। ठीक है भाई साहब। ऐसे सी का बताओ कौन साइड बड़ी है? सी की, सी की डेबिट बड़ी है, कितना आ रहा है बताओ? 87,367। तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 13,000, 30,034 ये आ रहा है। तो ये अपन ने क्या करा सर, इससे पैसा सी से मंगवा लिया। समझ में आया क्या? तो बी को पेमेंट करने की एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और सी से मंगवाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। सेट है यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है। अब बनाते हैं बैलेंस शीट, अब बनाते हैं बैलेंस शीट, फटाफट से बनवाओ बैलेंस शीट, कम ऑन। सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल, इसने पूछी थी क्या बैलेंस शीट आपसे? पूछ रहा था क्या ये क्वेश्चन में? चलो बताओ। हालांकि हमारा तो आंसर ही अलग आ रहा है, हमने तो गुडविल ही अलग निकाली है। 225 और 75। अच्छा ए का लोन बचा है क्या, या ए को तो पे ही कर दिया? ए को तो पे ही कर दिया ना बी ने, ए का थोड़ा ना बचा है कुछ, नहीं। आगे बताओ क्या था और? सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज है क्या? कितना था पहले? 40,000, अभी भी कितना है? 40,000। फिक्सर्स कितने हैं? फिक्सर्स, फिक्सर्स में चेंज है क्या? फिक्सर्स में, फिक्सर्स को तो हमने रिवाइज किया था ना। 39,800। ओके आगे बताओ। स्टॉक में कोई चेंज है क्या? डेटर, डेटर में कोई चेंज है क्या? सर डेटर में डायरेक्टली तो कोई चेंज नहीं है, बट प्रोविजन इसमें से माइनस होगा। कितना?
एक बार तो वो 1800 बना था, एक बार 3600 बना था, ओवरऑल 6% बना था। 5400 कितना हो गया? इसके बाद कैश था क्या इनके पास? चलो ठीक, कितना था कैश? 50,000 था। अब बताना और किस किस से मंगवाया पैसा। सी से मंगवाया कितना? 30,000, 34। कितना चुका दिया बी को? 34,434। कितना आ रहा है? 45,600 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। टोटल लगाओ दोनों साइड, मैच। तो मेरे हिसाब से बुक के अंदर केवल कैश बदला होगा, कैश भी सेम आ रहा है। कैश टोटल में सेम आएगा, पर जितना सी लेकर आया और बी लेके गया उसमें डिफरेंस आएगा। टोटल में तो सेम ही आएगा, टोटल में सेम ही आएगा। जितना बी लेकर गया और जितना सी लेकर आया उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस आ सकता है बिकॉज ऑफ द गुडविल, क्योंकि हमने गुडविल चेंज किया है। ठीक है, जो सही था अपन ने वो किया है। ठीक है, क्लियर है, पक्का श्योर। एग्जाम में आ जाएगा तो ध्यान रखोगे, ये माइनस करना है, क्योंकि आईसीआई ने भी क्या किया था, लास्ट वाले ईयर के प्रॉफिट में से बोनस का अमाउंट माइनस करके लिया था। किसमें? क्वेश्चन नंबर 20 में। किसमें? क्वेश्चन नंबर 20 में। सेट है, पक्का, क्लियर। चलो, तो ये था सर अभी तक का पढ़ा हुआ टॉपिक। अब हम घुस जा रहे हैं सर नए टॉपिक पे। इसको ढंग से देखना भाई साहब, एकदम ढंग से देखना। फटाफट से अब अपने नोट्स में आ जाओ, कॉन्सेप्ट बुक में आ जाओ और निकालो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। अच्छा, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल सेट नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए एक आईसीए में ऑलरेडी एक दो इलस्ट्रेशंस लगे हुए हैं, तो अपन इसको वहीं से कर लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? अब पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म चाहे तो मे डिसाइड टू टेक अ joint life insurance policy on the lives of all the partners. Firm pay the premium and the amount of the policy is payable to the firm on the date on the death of any partner or on the maturity of the policy, whichever is earlier. अभी क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया सर। समझने के लिए हम चलते हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ सारे बच्चे। ठीक है, इसको ध्यान से सीखना। पता नहीं क्यों मैंने हमेशा इंटरनेट पे भी एक आवाज सुनी है, यूट्यूब पे आवाज सुनी है, बच्चे ग्रुप में लिखते रहते हैं जेएलपी नहीं आ रहा, जेएलपी नहीं आ रहा, जेल। अरे क्या है जेएलपी में? कुछ है ही नहीं जेएलपी में, तुम समझते ही नहीं उसको। जेएलपी को ध्यान से समझोगे बहुत इजी लगेगा, नहीं समझोगे रटने की कोशिश करोगे दिमाग खराब हो जाएगा। सही बता रहा हूं, इतना भयंकर इजी कॉन्सेप्ट है, इसी को हद नहीं है। एकदम लल्लू लाल कॉन्सेप्ट, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट, समझने में दिमाग लगाना। ठीक है, सारा फोकस इस पे रहना चाहिए, समझने पे। लिखने पिखने में दिमाग मत लगाना अभी थोड़ी देर, 15-20 मिनट 25 मिनट। ठीक, क्या कह रहा है? कितने पार्टनर है? कितने पार्टनर हैं? 3। कितने आदमी थे? 3। कौन कौन? लाल सफेद काला, रेड व्हाइट ब्लैक। ठीक, क्या रेशियो है? 5:3:2। ओके, इन्होंने क्या किया 2018 में 50,000 रुपए की एक पॉलिसी ले ली। क्या ले ली? पॉलिसी ले ली। तो 50,000 रुपए देने पड़ते हैं क्या? नहीं नहीं, अरे पॉलिसी का मतलब होता है कि मर जाएंगे तो कितने मिलेंगे? 50,000। मतलब 50,000 क्या है? इंश्योर्ड वैल्यू है। क्या है ये? अश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, कि अगर मरेगा तो कितने मिलेगा? 50,000। इसके लिए प्रीमियम कितना जमा कराया? प्रीमियम कितना जमा कराया? 3,000। कितना जमा कराया? 3,000। ठीक है भाई, और हर साल कब जमा कराया? 10 जून को जमा कराता है हर साल। 10th जून 2018, 10th जून 2019, 20, 21, तो हर साल ये 10 जून को जमा करवाता रहता है। ठीक है भाई साहब,
अब से पहले बात तो ये बताओ सर, ये जेएलपी का मतलब क्या होता है? जेएलपी का मतलब तो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। एक तो होता है कि जब फॉर्म रेड, व्हाइट और ब्लैक तीनों के लिए, तीनों की जान के लिए, तीनों की लाइफ के ऊपर सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले ले। क्या ले ले? सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले ले। क्या ले ले? सेपरेट लाइफ पॉलिसी। तीनों की अलग अलग मैंने पॉलिसी ले ली, प्रीमियम जमा करवा दिया। तीनों की अगर अलग अलग पॉलिसी ली मैंने, और सिर्फ ब्लैक की डेथ हो गई, तो सिर्फ ब्लैक की पॉलिसी का पैसा मिलेगा, रेड और व्हाइट की पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मरे ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर? पक्का श्योर? तो जो मरेगा उसकी पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा, जो नहीं मरेगा उसकी पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? अब आगे देखना। हमारे वाले एग्जाम्पल में सेपरेट पॉलिसी नहीं ले रखी। हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या ले रखी है? तीनों की लाइफ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कि अगर तीनों में से कोई भी मर गया तो भी पैसा मिल जाएगा, तो भी पैसा मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अरे भाई, अगर तुम्हारा और मेरा मिला के बैंक अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट है, और तेरा अलग अकाउंट है, मेरा अलग अकाउंट है, तो सेपरेट अकाउंट है भाई। उसमें क्या हो गया? तो अगर तुम्हारी और मेरी मिला के एक साथ पॉलिसी ले ली गई है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, और तुम्हारी अलग पॉलिसी ली है और मेरी अलग पॉलिसी ली है तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी है। आया? अरे आया या नहीं आया? पहले बताओ जेएलपी क्या समझ में आया? ठीक है। अब उसमें दूसरी बात समझने का ध्यान देना। पॉलिसी ली पार्टनर की लाइफ पे गई है, पॉलिसी ली पार्टनर की लाइफ पे गई है, पर प्रीमियम पार्टनर ने नहीं पे किया। प्रीमियम किसने पे किया? फर्म ने पे किया। किसने पे किया? फर्म ने। ठीक? क्लियर? तो अगर प्रीमियम फर्म पे कर रही है, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पैसा भी किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। अगर RW ब्लैक में से ब्लैक मर गया और 50,000 मिले, तो ये 50,000 किसको मिले? ब्लैक को मिले या फर्म को मिले? सर ब्लैक को मिलना चाहिए ना, मरा तो वो है। अबे सिंपैथी मत दिखाओ। प्रीमियम किसने जमा कराया? फर्म ने। तो ये 50,000 भी किसका? फर्म का। और फर्म में कौन कौन आते हैं? सिर्फ ब्लैक आता है या रेड व्हाइट ब्लैक तीनों आते हैं? रेड व्हाइट ब्लैक तीनों आते हैं भाई। मरा तू है भाई, पर पैसा हम सबका है। समझ में आ रही है? अजीब लग रही है ना बातचीत। अब इसमें एक बात बताता हूं तुमको, थोड़ा सा आपको मेरे पे नफरत आएगी, ऐसे कैसी बात बोल सकते हो आप? सॉरी, पर बाजार में ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं सॉरी, बाजार में ऐसा होता है, बता रहा हूं। जैसे घर में बुजुर्ग है, ठीक? अब पता होता है कि भाई अंत समय चल रहा है, ठीक है? तो लोग बाग क्या करते हैं? इसका भी धंधा बनाते हैं। कैसे लोग बाग करते हैं? मैंने नहीं किया, लोग बाग करते हैं। उनको पता ही है भाई अब कम समय बचा है, 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक? तो क्या ले लेंगे? उनकी लाइफ पे पॉलिसी। क्या ले लेंगे? उनकी लाइफ पे पॉलिसी। मिलती है क्या? हाँ मिलती है, बिल्कुल मिलती है। प्रीमियम ज्यादा आता है क्योंकि इंश्योरेंस वाले को भी पता है कि इनकी डेथ नजदीक ही है, हो सकती कभी भी, ठीक है? हो सकती है। तो क्या करते हैं लोग बाग? बुजुर्ग की लाइफ पे पॉलिसी ले लेते हैं। अब जैसे मान लो पॉलिसी आपने भरी, मतलब प्रीमियम आप भर रहे हो, दिमाग आपका, प्रीमियम आपने भरी, तो नॉमिनी भी कौन किसको बनाओगे आप? खुद को बनाओगे भाई, पैसा मैं भर रहा हूं तो नॉमिनी भी मैं ही। तो डेथ हुई अपने बुजुर्ग की, अपने घर में जो एल्डर्स की, अपने परिवार वालों की डेथ हुई, तो पैसा भी इसको मिलेगा अपने को। तो ये भी लोग बाग करते हैं, मोटा प्रीमियम भरते हैं और फिर डेथ आने के बाद में पैसा मिल जाता है। सही गलत मैं नहीं बोल रहा, ठीक है भाई साहब? सही गलत मैं नहीं बोल रहा, पर ये प्रैक्टिस है, लोग बाग करते हैं, मोटी मोटी पॉलिसी कराते हैं, फिर पैसे लास्ट में मिल जाते हैं। ठीक है? क्लियर? तो वैसे यहाँ पे क्या होगा? रेड और व्हाइट और ब्लैक तीनों की लाइफ पे अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली और सिर्फ ब्लैक खत्म हुआ, पैसा किसको मिलेगा? ब्लैक को या फर्म को? फर्म को। ये 50,000 में सिर्फ ब्लैक का है या तीनों का है? तीनों का है। किसका है पैसा? तीनों का है, क्योंकि जब फर्म प्रीमियम पे कर रही थी तो तीनों के प्रॉफिट से कम हो रहा था। अब आज पैसा मिलेगा तो तीनों में बटेगा, चाहे डेथ सिर्फ एक की ही क्यों ना हो। समझ आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे आया या नहीं आया? प्रीमियम कौन पे कर रहा है? ब्लैक या फर्म? फर्म। तो ब्लैक की डेथ पे पैसा किसको मिलेगा? फर्म को। और फिर जो पैसा मिलेगा वो किस में बढ़ जाएगा? फर्म में।
तीनों में बटेगा, आर डब्ल्यू और बी। क्लियर क्लियर। अब पता है मर जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, वहां पे तो लफड़ा ही नहीं है। नीम मरा तो पॉलिसी का पैसा मिलेगा नहीं सर, नीम मरा तो फिर पॉलिसी का पैसा चाहिए क्यों? अब बताता हूं क्यों चाहिए। 3 साल बाद में ब्लैक ने बोला देखो मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं मैं जिंदा इस फॉर्म को छोड़ के जाना चाहता हूं। ठीक, अब वो जिंदा इस फॉर्म को छोड़ के जाएगा तो प्रीमियम तो सबने भरा था, तो पॉलिसी का पैसा भी सब में बढ़ना चाहिए। तो फिर ये 50,000 का हिस्सा ब्लैक को मिलना चाहिए, नहीं 50,000 की बात ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कोई मरा ही नहीं। ठीक है भाई, तो अब फिर क्या होगा? तो पता है क्या होता है, पॉलिसी में एक सरेंडर वैल्यू होती है। क्या होती है? सरेंडर वैल्यू। वो सरेंडर वैल्यू क्या होती है समझने करना कोशिश, कि अगर आप 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद अगर इस पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो, आप बोलते हो कि भाई हमें अब फ्यूचर में प्रीमियम नहीं भरना, और अगर अब कल को डेथ हो गई पार्टनर की तो आप भी पैसे भी मत देना, आप तो ये पॉलिसी को सरेंडर कर दो और जो भी हमारा बस हिस्सा बनता है वो दे दो। भाई जैसे आपने 4 साल प्रीमियम जमा कराया, 1 साल में कराया 3,000, तो 4 साल में कितना प्रीमियम जमा कराया अपन ने? 12,000। हर साल जमा कराते जाएंगे तो हम सिक्योर्ड रहेंगे, हम इंश्योर्ड रहेंगे, फिर डेथ हो जाएगी तो 50,000 मिल जाएगा। ठीक, पर मैंने 12,000 जमा करवा दिया, 3,000 से 4 साल में 12,000 प्रीमियम जमा करवा दिया। फिर मैं गया इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी के पास में, इंश्योरेंस कंपनी के पास में, मैंने बोला भाई देखो मेरी पॉलिसी यही है, हम 3 पार्टनर सिक्योर्ड थे, अब हम इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम इस पॉलिसी को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप तो बताओ इस 12,000 में से वापस कितना दोगे? इस 12,000 जो हमने आपको जमा कराया ना 4 साल में, 3,000 3,000 3,000 3,000, आप तो बताओ 12,000 में से अभी कितना दोगे? पॉलिसी तोड़नी है हमारे को, हम अब सिक्योर रहना नहीं चाहते, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को तोड़ दो, सरेंडर करनी है हमारे को ये पॉलिसी, हमको तो आप पैसा गिना दो, 2,000 3,000 4,000 जो भी तो दे दो और पॉलिसी खत्म कर दो। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं उसको? सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? सरेंडर वैल्यू। अब सुनना मजे की बात, RWB में से बी जा रहा है जिंदा। क्या जा रहा है? जिंदा। मुर्दा नहीं जा रहा, जिंदा जा रहा है, डेथ नहीं हुई, रिटायर हुआ है। मुर्दा कब जाता है? डेथ ऑफ पार्टनर। जिंदा कब जाता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है सुनो बात। तो 3 पार्टनर, रेड व्हाइट ब्लैक, तीनों की डेथ नहीं हुई, तीनों ने प्रीमियम जमा कराई, फॉर्म ने प्रीमियम जमा कराई, कोई मरा नहीं, कोई मरा नहीं, तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगा नहीं। बी क्या बोले जाता है? बी बोलेगा देख कोई मरा तो है नहीं, तो 50,000 तो नहीं मिलेंगे मुझे ये पता है, पर इस पॉलिसी को अगर आज अपन तोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे, तो कुछ तो मिलेगा, तो जितना मिलेगा उसमें से तो मेरा हिस्सा है। जिंदा जीते जी बी बोल रहा है तीनों पार्टनर को कि देखो मेरे को पता है अपन कोई नहीं मरे, अब कोई भी नहीं मरे तो 50,000 मिलेगा नहीं, मेरे को पता है। अब नहीं मरे और अगर अपन इसको जीते जी सरेंडर कर दें, इस पॉलिसी को तोड़ दें, तो कुछ तो मिलेगी, सरेंडर वैल्यू तो मिलेगी, और जो सरेंडर वैल्यू मिलेगी उसमें तो मेरा हिस्सा है, वो हिस्सा दे दो। या तो पॉलिसी सरेंडर कर दो या वो सरेंडर वैल्यू में से मेरा हिस्सा दे दो। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब आप मुझे बताओ, बी जिंदा जा रहा है तो क्या रेड और व्हाइट फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, या वो भी बिजनेस छोड़ रहे हैं? वो तो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप बताओ बी के जाने के बाद क्या रेड और व्हाइट ये पॉलिसी का जो प्रीमियम जमा करवाया है इतने साल से, तो ये पॉलिसी सरेंडर करवाने में इंटरेस्टेड रहेंगे क्या? नहीं, सरेंडर करवाने में वो तो इंटरेस्टेड रहेंगे नहीं। तो वो क्या बोलेंगे फिर बी को, एक काम कर लाला बी, सरेंडर वैल्यू कितनी है? मान ले 5,000 है, उसमें तेरे को कितने मिलते? मान ले 1,500 मिलते, तो तू एक काम कर 1,500 रुपए ले और चलता बन। पता है क्या एंट्री हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, क्योंकि एक्चुअल में तो ये पॉलिसी को सरेंडर कराने से रहे। नहीं आ रहा? ये आ रहा है। क्यों कराऊंगा मैं पॉलिसी सरेंडर? सरेंडर करा दिया तो मेरा इंश्योरेंस ही खत्म। भाई बी तू जा रहा है ना, तू चल जा, अभी रेड व्हाइट जिंदा है, अब कल को रेड व्हाइट में से किसी की डेथ हो गई फ्यूचर में, तो कम से कम 50,000 तो मिलेंगे, तो हम पॉलिसी को क्यों तोड़े? हाँ तू जा रहा है, तू कह रहा है कि भैया अगर मेरी पॉलिसी को आज तोड़ दोगे तो जितना पैसा मिलेगा उसमें से मेरा हिस्सा है, तो तू एक काम कर तेरा हिस्सा ले जा, चलता बन, फालतू मेरे पॉलिसी को खराब मत करवा भाई। समझ में आ रहा है क्या?
अरे पार्टनर कह रहा है कि मैं जा रहा हूं धंधा बेच दो, और धंधा क्यों बेच दो, तेरा हिस्सा है, तू ले और चलता बन, तेरे को क्या मतलब है? समझ में आया क्या? तो रिटायरमेंट के टाइम पे पॉलिसी अमाउंट मिलेगा क्या? नहीं। सरेंडर करेंगे तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? उस सरेंडर वैल्यू में उसका हिस्सा। और कौन देगा? वो गेनिंग पार्टनर दे देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। नहीं आया? या आया? आया आया। अगर बी मर जाए कितने पैसे मिलेंगे? 50,000। किसमें बटेंगे? तीनों में। किसमें? तीनों में। फर्म ने प्रीमियम जमा कराया तो फर्म को 50,000 मिलेंगे, तो तीनों में बटेंगे 50,000। वहां पे तो झगड़ा ही नहीं है। अगर ये बी नहीं मरा और रिटायर होके जा रहा है, रिटायर होके जा रहा है, तो बी की नजर किस पे रहेगी? पॉलिसी अमाउंट पे, सरेंडर वैल्यू पे? ये सरेंडर वैल्यू देख रहा है, बोलो इतना तो है ही ना इसकी वर्थ, तो सरेंडर वैल्यू में से मेरा ऐसा दे दो। तो अगर ये सरेंडर करवा देंगे तो इनको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी, तो बी को भी दे देंगे, ए भी ले, मतलब आर भी ले लेगा और डब्ल्यू भी ले लेगा। और सरेंडर नहीं करवाएंगे, जो प्रैक्टिकली नहीं करवाएंगे, तो फिर आर और डब्ल्यू मिलके बी को उसकी सरेंडर वैल्यू का जितना हिस्सा उसका बनता था उसको दे दुआ के हिसाब किताब निपटा लेंगे। समझ में आ रहा है? अरे बोलो आया या नहीं आया? हाँ सर। तो प्रीमियम भी तो बराबर भर रहे हैं वो। प्रीमियम तो 3,000 भर रहा हूँ, 50,000 की पॉलिसी है, उसमें दो हो तीन हो, तुम्हें क्या पंचायत भाई? बी तो जा रहा है ना, बी तो जिंदा जा रहा है। अब बी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, अब केवल आर डब्ल्यू कवर्ड है। अब आर डब्ल्यू में से कोई मर जाएगा तो 50,000 दोनों को मिलेंगे, फिर आर डब्ल्यू को मिलेंगे, फिर आर डब्ल्यू बांटेंगे 50,000, फिर बी को नहीं मिलने वाला भाई। मैं प्रीमियम तो 3,000 जमा कराऊंगा ना बी के जाने के बाद भी, तो पैसा भी मुझे कितना मिलेगा? बी के जाने के बाद भी 50,000 मिलेगा अगर डेथ होगी तो आर डब्ल्यू में से, और आर डब्ल्यू में से किसी डेथ होगी तो जो 50,000 मिलेगा वो कौन बांट लेगा? आर और डब्ल्यू। सिंपल। क्लियर? पक्का शॉर्ट समझ में आया? इसको बोलते हैं जेएलपी। क्या बोलते हैं इसको? जेएलपी। वापिस सुनो, तीनों पार्टनर की ज्वाइंट में पॉलिसी करा ली, तीनों पार्टनर में से कोई भी मर गया तो पैसा किसको मिलेगा? फर्म को। प्रीमियम किसने दिया? फर्म ने। पैसा किसको मिलेगा? फर्म को। वो पैसा किसमें बटेगा? फर्म में, तीनों पार्टनर में। बात खत्म हो जाएगी भाई, वहां पे लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा कब चालू होगा? जब बी जिंदा जाना चाहता है। तो अगर बी जिंदा जाना चाहेगा तो उसको पता है कि पॉलिसी अमाउंट तो 50,000 तो मिलने से रहा, तो बी की नजर किस पे रहेगी? पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पे। पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पे, तो बी को पूरी सरेंडर वैल्यू दे देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? वो सरेंडर वैल्यू में से बी का हिस्सा निकालेंगे और बी को दे देंगे। कौन दे देगा? रिमेनिंग जो जिंदा पार्टनर है, जिनको गेन हो रहा है बी के जाने के बाद, वो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देंगे। आया या नहीं आया? अरे बोलो। पक्का? श्योर? क्लियर? 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 कोई टेंशन? अब सुनो, ये तो मैंने पढ़ाया होता क्या है, क्या करना है, क्यों हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। इसमें 3 मेथड है, इसकी अकाउंटिंग के 3 मेथड है। पहला मेथड पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। मैं इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सब सिखा दूंगा। एक तो बी रिटायर होगा तो क्या होगा, और एक बी की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा। मैं पूरा सिखा दूंगा। मैं जेएलपी को रिटायरमेंट और डेथ में यही सारा खत्म कर दूंगा। ऐसे नहीं कि रिटायरमेंट वाला भी रिटायरमेंट सिखाऊंगा, डेथ वाला डेथ में सिखाऊंगा, नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है और इतना फालतू में इतना कंफ्यूजन भी नहीं करनी है अपने को। सारा अभी यही सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में सब आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना। तो वापस पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन, और मेथड 1 पढ़ाते पढ़ाते करवा दूंगा। ठीक, चलो पढ़ते हैं। रेड व्हाइट ब्लैक 3 पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 5:3:2 में। इन्होंने एक जेएलपी ले ली, कब? 2018 में। और 10 जून 2018 को पहली बार इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराया, कितना? 3,000। अच्छा, जेएलपी का पॉलिसी अमाउंट कितना है? अशोर्ड वैल्यू कितना है? अशोर्ड वैल्यू 50,000, पॉलिसी वैल्यू 50,000, सम अशोर्ड 50,000। मरने पे कितना मिलेगा? 50,000। ठीक है, मरने में मिलेगा 50,000, जीते जी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने भी मेरी लाइफ पॉलिसी करा रखी है, तो उसमें एक पॉलिसी हमारी में मतलब मैं और स्वाति मैम दोनों इंश्योर्ड है। ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई मर गया तो पूरा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे मरने पे अलग वैल्यू मिलेगी, स्वाति मैम के मरने पे अलग वैल्यू मिलेगी। हमने पॉलिसी ऐसे ले रखी है, अलग अलग वैल्यू मिलेगी। मरना तो है ही, तो तय है, तो पॉलिसी करवा के रखी हुई है भाई, कि मरने के बाद कम से कम घर वालों के पास पैसे तो रहे, है कि नहीं? दुख तो कम नहीं होगा पर दुख को झेलने की क्षमता आ जाती है, पैसे रहते तो मतलब रहता है भाई। तो पॉलिसी हमेशा करवानी चाहिए, प्रैक्टिकल है तो मतलब सिंपल है, मर कोई भी कभी भी सकता है, सिंपल है।
तो आप जब जिस दिन पहली कमाई करो ना, मैं आपको मतलब एक सलाह दे रहा हूं, सबसे पहले अपनी पॉलिसी करवा लेना आप। सबसे पहले अपनी पॉलिसी करवा लेना भाई साहब, और कम से कम अपनी इनकम की 20 गुना करवा लेना। जैसे आप उस समय 20 लाख रुपए कमा रहे होंगे ना, तो आप 4 करोड़ रुपए की पॉलिसी करवा लेना। 20 लाख आप कमा रहे होगे तो 4 करोड़ रुपए की पॉलिसी तो चाहिए ना भाई, मतलब आप समझो 1 करोड़ से क्या होगा? बच्चे की स्कूल फीस ही नहीं भर सकते, मतलब 2 4 5 साल में निपट जाते हैं वो तो। पैसे का होता क्या है आजकल, सच कह रहा हूं। तो 20 गुना आपकी इनकम की, 20 गुना की आपको क्या करवानी है? पॉलिसी। 4 करोड़ देने नहीं पड़ते हैं, देने तो आपको हजारों में पड़ेंगे, पर सम अश्योर्ड कितना रखना? 20 गुना। 4 करोड़, अगर 20 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो तो 2 करोड़ ही करवा लेना। समझ में आ रही बातचीत? ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी प्लानिंग होती है, ये काम आती है। ठीक है, क्लियर। और जितने भी लोन लो, लोन को भी सिक्योर्ड करवाओ, लोन में भी इंश्योरेंस लो। जैसे मान लो लोन ले रखा है, एक्स पर्सन ने एक्स पे 40 लाख का लोन ले रखा है, अब एक्स की डेथ हो गई और वो लोन इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्स का 40 लाख का लोन चुका देगी। एक्स के मरने के बाद उसका लोन की जो किस्तें हैं वो एक्स के बच्चों को, बीवी को, घर वालों को चुकानी नहीं पड़ेगी। अब सोचो पिताजी कमाने वाले थे या कोई एक कमाऊ इंसान था घर का, उसने लोन लिया, लोन लेके कोई एक्टिविटी कर ली, अब वो खत्म हो गया भाई साहब, तो वो लोन की किस्त कौन चुकाएगा? तो लोन भी क्या होता है? इंश्योर्ड होता है। लोन भी क्या होता है? इंश्योर होता है। तो इंश्योरेंस करवा के चलो। समझ में आ रही बातचीत? इंश्योरेंस करवा के चलो, कुछ नहीं लगता भाई, इंश्योरेंस करवा के चलो। गाड़ी लो, लोन लो, गाड़ी की लोन की भी क्या करवा के चलो? इंश्योरेंस। कि रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो कम से कम वो लोन तो घर वालों चुकाना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है? ये सच बात है भाई साहब, सच बात है। करते हुए कड़वी लगती है, बट जब हाँ जाने के बाद पैसा आता है ना, तो लगता है चलो ठीक है, पैसा तो आ गया, अब तो जीवन यापन तो हो जाएगा। समझ रहे हो बातचीत? चलो, तो कुल मिला के थोड़ा इमोशनल कर दिया घबराहट में हो गया आप लोग। अरे जरा पढ़ाते पढ़ाते मरने मारने की बातें करते हो आप। चलो, तो रेड व्हाइट ब्लैक 3 पार्टनर रेशियो क्या है? 5:3:2। They took out a JLP in 2018 for 50,000, a premium of 3,000 being paid annually on 10th of June। हर साल 3,000 रुपए पे करते हैं। ओके, यहां तक पढ़ाऊंगा, फटाफट से अपनी अपनी कॉपी निकालो, फटाफट से। जर्नल एंट्री क्या होती है, मैं एंट्री सिखाऊंगा आपको। जेएलपी पे चर्चा बहुत जरूरी है भाई। ओके सर, तो सबसे पहले अभी मेथड वेथड मैंने कुछ सिखाया नहीं है आपको, ठीक है, पर मैं फिर भी यहां पे हेडिंग लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, मेथड नंबर 1। अब अपन जर्नल एंट्री कर रहे हैं भाई, अब अपन जर्नल एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा देख लेना, देख लेना भाई। सबसे पहले तो 10th ऑफ जून 2018 को अपन एंट्री करेंगे। 10th ऑफ जून 2018 को एंट्री करेंगे। पहले देख लो, देख लो, देख लो, आराम शांति। कितने रुपए का प्रीमियम जमा कराया? तो मैं इसको बोलूंगा जेएलपी प्रीमियम। देख लेना पहले शांति से। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। खर्चा मान लिया मैंने इसको, जो मैंने प्रीमियम जमा कराया इसको मैंने क्या मान लिया? अपना एक्सपेंस मान लिया, खर्चा मान लिया। एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, ये देखो ये एक्सपेंस बढ़ा दिया मैंने, और ये असेट कम कर दिया। ठीक है भाई साहब, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब सुनना, ईयर के एंड पे, 2018 के ईयर एंड पे, अच्छा सुनो, 2018 है ना, तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर है। ईयर एंड पे ये जेएलपी प्रीमियम कहां ट्रांसफर कर दिया? पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? क्या किया? पहले एक्सपेंस पे करा, फिर इस एक्सपेंस को ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर कर दिया? पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 10 जून और फिर यहां पे आ गया 31 दिसंबर। क्यों आया? क्योंकि सर इसने इसने हमारे एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है? एग्जाम्पल में साफ साफ बोला हुआ है 2018, 19, 20। इसका मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है? कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। ठीक है, बातचीत समझ में आया? हाँ सर, आपका डाउट था, क्या हुआ साहब? नहीं नहीं, वो साल भर का ही है, एग्जाम्पल है, साल भर का ही है। वो प्रीपेड प्रीपेड अक्रूड अनअर्न्ड एडवांस वो डिस्कस ही नहीं कर रहे, ये इस साल का ही दिया है, पूरे साल का ही। ठीक है, 2018 में भले ही इसने जून को पेमेंट किया है, ये 2018 का ही है। अब अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है ना, तो इसको एक काम करो, इसको 10 जून की जगह क्या कर दो पता है?
1 जनवरी कर दो। ठीक है, ऐसे कर दो। ठीक है भाई। भाई ने बोला मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप सही कर दो। ये लो 10 जून को चेंज कर दो, ये लो कर दो 1 जन। ओके, मैं भी डेट चेंज करता हूँ 1 जन। अभी उसमें चले जाएंगे तो कॉन्सेप्ट तो सिखा पाऊंगा नहीं, प्रीपेड में रह जाऊंगा। इन्होंने भी क्या इसको ऐसे ही करा हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ इसलिए। ये लो 1 जन सेट। 1 जन को प्रीमियम जमा कराया, एक्सपेंस मान लिया मैंने इसको। ठीक है भाई साहब, और 31 दिसंबर को इसको ईयर एंड में क्या कर दिया मैंने, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। सेम एंट्री हर साल करूंगा, 2018 में भी करूंगा यही एंट्री, 2019 में जमा कराया तो भी यही एंट्री, 2020 में जमा कराया तो भी यही एंट्री, 2021 में जमा कराया तो भी यही एंट्री। क्योंकि फिर ब्लैक रिटायर कब हो रहा है, 2022 में तो ये रिटायर ही हो रहा है, 2022 में तो ये रिटायर ही हो रहा है। ठीक है भाई साहब, 2022 में तो ये रिटायर ही हो रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो अब देखो अपन ने कब कब जमा कराया, 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में। 2022 में नहीं करवाया क्योंकि क्वेश्चन की डेट 10 जून दी हुई है, 1 जनवरी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो 2022 में मैंने जमा ही नहीं करवाया। ओके क्लियर। वापिस देखो, 2018 में सेम, 2019 में सेम, 2020 में सेम, 2021 में सेम। हर साल दो दो एंट्री सेम होगी। तो मैं हर साल की दो दो एंट्री सेम करके दिखाऊं या इसके ऊपर लिख दूं कि भैया सेम फॉर 2018, 19, 2022, है ना। तो फॉर सेम एकदम, है ना, एकदम ध्यान से लिखना, देखना पहले ध्यान से। सेम एंट्रीज फॉर 2018, 19, 20 और 21। अब 2022 में इसने प्रीमियम पे नहीं किया है क्योंकि 2022 में रिटायर कब हो रहा है, कब हो रहा है, 15 अप्रैल को। और प्रीमियम पेमेंट की डेट क्या थी, 10 जून। क्या डेट थी, कम ऑन, 10 जून। ओके क्लियर क्लियर, अरे बोलो क्लियर, पक्का श्योर। ओके, अब क्या हो रहा है, ध्यान रखना ध्यान से। अब क्या हो रहा है, ये ब्लैक हो रहा है रिटायर। क्या हो रहा है, ये रिटायर। रिटायर होगा, रिटायर होगा, रिटायर होगा। तो आप मुझे बताओ 50,000 मिलेंगे या सरेंडर वैल्यू मिलेगी, सरेंडर वैल्यू मिलेगी या 50,000 मिलेंगे, सरेंडर वैल्यू। अब यहां पे दो केस बन सकते हैं कि एक तो ये पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं और एक सरेंडर नहीं कर रहे। जेएलपी के अंदर सरेंडर करनी ही पड़ती है, जेएलपी के अंदर सरेंडर करनी ही पड़ती है क्योंकि तीनों की लाइफ पे ये जेएलपी थी। इंडिविजुअल पॉलिसी होती है तो जो मरा उसकी तो सरेंडर आप कर दो और बाकी की सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। तो जेएलपी के केस के अंदर तो सरेंडर करनी ही पड़ती है और पैसा मिलता ही है। वापिस सुनो क्या कह रहा हूं, जेएलपी क्योंकि तीनों की ज्वाइंट पॉलिसी ले रखी थी, अब एक रिटायर होना चाहता है तो ये पॉलिसी को सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो पॉलिसी सरेंडर्ड। अब 15 अप्रैल को पॉलिसी सरेंडर हुई तो बताओ कितना पैसा मिला, बताओ कितना पैसा मिला, सरेंडर वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, सरेंडर वैल्यू कितनी है, 2022 के पहले वाले साल में सरेंडर वैल्यू कितनी है, 3600। वापिस देखना, ये देखो वापिस देखो, एक बार इसके में देखते रहो। ये एंट्री है 2018 की, अपन ने प्रीमियम जमा कराया, प्रीमियम को पेंडल में क्या करा अपन ने, राइट ऑफ कर दिया। 2018 के एंड पे यानी कि 31 दिसंबर 2018 को सरेंडर वैल्यू कितनी है, 0। बस लिख के छोड़ रहा हूं, लिख के, इसके बुक्स में कोई एंट्री होने वाली नहीं है क्योंकि अपन ने सरेंडर तो करी ही नहीं है। आगे देखो, फिर सेम टू सेम 2019 के अंदर सेम एंट्री करी, 2019 के अंदर क्या करी कमोन, सेम एंट्री करी। दो हजार उन्नीस के एंड पे बताना सरेंडर वैल्यू कितनी है। अगर मैं 2019 के एंड पे इसको सरेंडर कर दूं तो बताओ कितने पैसे मिल जाएंगे, कितने पैसे मिल जाएंगे, कर दूं तो 900। कर रहा हूं क्या सरेंडर, नहीं सरेंडर कर नहीं रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं आपको। आगे देखो, सेम ऐसे ही 2020 को भी मैंने जमा कराया, 2020 को जमा करवाया। अगर 2020 के एंड पे सरेंडर कर दूं
तो कितने पैसे मिल जाएंगे? कितने पैसे मिल जाएंगे? 2000। सरेंडर करवा दी क्या? नहीं, सरेंडर करवाई नहीं है। सरेंडर क्यों करवाऊंगा? रिटायर ही नहीं हुआ 2020 में कोई मेरा बंदा। आगे सेम टू सेम, ऐसे ही सेम टू सेम 2021 में भी मैंने पेमेंट किया होगा। ये सेम टू सेम 2021 में मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद 2021 के एंड में बताना सरेंडर वैल्यू कितनी है? 3600। ठीक है। अब अगला प्रीमियम कब जमा होता? 10 जून को। तब सरेंडर वैल्यू वापस से चेंज हो जाती। पर अगले प्रीमियम के जमा होने से पहले ही भाई साहब क्या हो गए? रिटायर हो गए। कब रिटायर हुए भाई साहब? कब रिटायर हुए? कमॉन, 15 अप्रैल को रिटायर हो गए। अब ये पॉलिसी सरेंडर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जेएलपी में करनी ही पड़ती है। सर थोड़ी देर पहले तो आप सिखा रहे सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी, तो क्या? क्योंकि एसएलपी का कॉन्सेप्ट भी है और जेएलपी का कॉन्सेप्ट भी है, तो मैंने आपको दोनों बताया, दिमाग लगवाया। ठीक है, सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पर जेएलपी में सरेंडर करनी ही पड़ती है। ठीक है, जेएलपी में सरेंडर करनी ही पड़ती है, क्योंकि ज्वाइंटली लाइफ पे पॉलिसी थी। तो बताओ 15 अप्रैल को कितना पैसा मिलेगा? सरेंडर करते कितना पैसा मिलेगा? जो जिस दिन रिटायर हुआ उसके पहले लास्ट सरेंडर वैल्यू कितनी है? 3600 मिल जाएगा। क्या एंट्री करेंगे देखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक बार जेएलपी करेंगे। जेएलपी बोला है, प्रीमियम नहीं बोला है। जेएलपी बोला है, प्रीमियम नहीं बोला है। बुक्स में जेएलपी के नाम से असेट था क्या? जीरो, कोई वैल्यू नहीं थी असेट की, असेट था ही नहीं। पर अपन तो मान रहे हैं, अपन को क्या करा भाई साहब? असेट बेच के पैसा मिलेगा। कितना मिला? 3600 मिल गया। पॉलिसी को बेच के पैसा मिल गया, पॉलिसी सरेंडर करके पैसा मिल 3600 मिल गया। पर बुक्स में उस जेएलपी कोई वैल्यू नहीं थी। इसका मतलब सारा का सारा क्या हो गया? गेन हो गया। सारा सारा क्या हो गया मोहन? गेन हो गया। और अब ये जो गेन हुआ है ये किस में बट जाएगा? ये किस में बट जाएगा? सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर में या सारे पार्टनर में? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांटो। 5:3:2। कितना कितना आ रहा है? समझ में आया क्या? मैंने क्या करा? पहले मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी एंट्री करी। पॉलिसी तो ले रखी थी मैंने, तो मेरा असेट था पॉलिसी, पर बुक्स में इसको मैंने असेट मान रखा था क्या? नहीं। तो असेट की बुक वैल्यू तो कितनी है? जीरो। पर बेच के कितना मिला? 3600। 3600 को 3600 क्या हो गया? फायदा हो गया। तो ये फायदा किसमें डाल दिया? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। मतलब जब भी जेएलपी का पैसा मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा, चाहे पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, क्या एंट्री करेंगे? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और फिर ये जेएलपी का अगर फायदा है तो किसमें बांट देंगे भाई? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। देखो मैं सिखाता हूं मैंने क्या किया। आपके बुक्स में फर्नीचर है जीरो, फर्नीचर का असेट है आपके बुक्स में जीरो। फर्नीचर बेच के आपको मिल गया भाई 3600 रुपए। फर्नीचर बेच के कितना मिला? 3600 रुपए। बताओ पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स? नहीं नहीं नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पर आप खुद से बोलोगे कि सर बुक्स में तो फर्नीचर का डेबिट वैल्यू कुछ है ही नहीं, क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब सारा सारा क्या हो गया? मेरे को फायदा हो गया। बताओ अगली एंट्री क्या करते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना? 3600। और ये गेन कहां चला जाएगा? पीएनडल में। कितना? 3600। और फिर ये पीएनडल का प्रॉफिट कहां चला जाएगा? पार्टनर्स में। रेड, व्हाइट और ब्लैक। कितना कितना? 1800, 1080 और 720। यही तो हुआ, यही तो करोगे।
यही करोगे ना। तो मैंने इधर क्या किया, मैंने ये नीचे की जो 3 एंट्री है ना, नीचे की जो 3 एंट्री हैं, पहले तो क्यों करी, पर नीचे की 3 एंट्री क्या कर दिया, नेट कर दिया। नीचे की 3 एंट्री को नेट करा तो क्या एंट्री निकली बाहर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया। अब देखो यहां पे बुक्स में जेएलपी नाम का कोई एसेट नहीं था, पर क्योंकि पॉलिसी को सरेंडर किया तो एसेट कितने मिले, 3600। तो मैंने बता दिया भैया जेएलपी को सरेंडर करके मुझे मिले 3600, पर जेएलपी नाम का तो बुक्स में एसेट था ही नहीं। इसका मतलब सारा सारा क्या हो गया, फायदा हो गया। और फायदा हो गया तो ये किसमें डाल दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। मैं चाहूं तो एंट्री कर सकता हूं जेएलपी अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन जेएलपी, फिर अगली एंट्री कर सकता हूं गेन ऑन जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर अगली एंट्री कर सकता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। पर मैं क्यों करूं, नेट कर रहा हूं। समझ में आया या नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, पक्की बात, श्योर। तो जेएलपी में अगर कोई रिटायर होकर चला जाएगा तो पॉलिसी को सरेंडर करना ही पड़ेगा, और सरेंडर वैल्यू मिलेगी ही, सरेंडर वैल्यू मिलेगी ही। पर अगर तीनों पार्टनर की पॉलिसी अलग अलग ली होती, रेड की अलग, व्हाइट की अलग अलग और ब्लैक की अलग, और ब्लैक चला जाता तो सिर्फ किसकी पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ती, ब्लैक की। और रेड और व्हाइट अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते तो उनकी सरेंडर वैल्यू का क्या होता, वो फिर बट जाती किस रेशियो में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये एसएलपी का कॉन्सेप्ट मैं बाद में कवर करूंगा डिटेल में, पहले ये बताओ जेएलपी का समझ में आया क्या। अपन ने क्या किया बताओ, जेएलपी का जो प्रीमियम जमा करा है उसको अपन क्या ट्रीट कर रहे हैं, असेट या एक्सपेंस। जब मैं प्रीमियम जमा करा रहा हूं क्या ट्रीट कर रहा हूं, असेट या एक्सपेंस, एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूं। एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूं तो ईयर एंड पे उस एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, पी एंडल। एक्सपेंस ट्रीट करा ईयर एंड में पी एंडल, एक्सपेंस ट्रीट करा ईयर एंड में पी एंडल। ऐसे 2018 में भी किया, 19 में भी किया, 20 में भी किया और 21 में भी किया। फिर 2022 में कौन रिटायर हो गया, ब्लैक। अगर ब्लैक रिटायर हो गया, मरा तो नहीं है, तो पॉलिसी अमाउंट तो मिलेगा नहीं, पूरे 50,000 तो मिलेंगे नहीं, क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू जो मिलेगी वो सिर्फ ब्लैक को थोड़ा मिलेगी, वो किसकी है, फॉर्म की है। तो वो तीनों पार्टनर बढ़ गई। आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, पक्का श्योर। तो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 है व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब फटाफट से कॉपी में लिखो आप। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 का मेथड 1। अब आप लिखना चाहो ना तो सेम एंट्रीज फॉर 2018, 2019, 2020 और 2021 लिख के, और ये दोनों एंट्री लिख देना ताकि आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। दस जून को एंट्री लिखो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 31 दिसंबर को लिखो पेंडल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। फटाफट से, कम ऑन, फास्ट। तो लिखा आपने, दोनों एंट्री लिखा। तो सेम एंट्री 2018 में भी होगी, 19 में भी होगी, 20 में भी होगी और 21 में भी होगी। और फिर 2022 में क्या होगा, जब अपना ब्लैक रिटायर हो रहा है तो क्या होगा, पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी, और सरेंडर हो जाएगी तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। कौन सी सरेंडर वैल्यू मिलेगी, 15 अप्रैल 2022 को कौन सी सरेंडर वैल्यू मिलेगी, किस दिन की सरेंडर वैल्यू मिलेगी, 31 दिसंबर 2021 वाली सरेंडर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसके बाद वो चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद वो चेंज ही नहीं हुई। ठीक है। तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, अब ये लिखो वाली एंट्री, अब आप लिखो सिर्फ ये वाला 2022 की एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी सरेंडर वैल्यू, और फिर जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रेड्स कैपिटल, व्हाइट्स कैपिटल और ब्लैक्स कैपिटल। समझ में आया आपको।
फटाफट से लिखो। अब देखो, ये लिखने के बाद में ना मैं चाहता हूं कि आप है ना 2022 की एंट्री लिखी है, अच्छी बात है, पर आप यहाँ पे एक बात लिख दो। आप एक इसके ऊपर एक लाइन तो हो गया आपके पास में, ये जो एंट्रीज लिखी है आपने ये वाली, इसके ऊपर एक लाइन है आपके पास में, एक सिंगल लाइन। तो लिखो केस ए, इफ ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th अप्रैल 2022, तो क्या एंट्री हो रही है, वो हो गया केस ए। भाई ब्लैक रिटायर हुआ ना अपने तो केस में, तो क्या एंट्री हुई है वो अपन ने सिखा दिया। अब बताओ केस बी क्या बन जाएगा, जब ब्लैक की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब वो करते हैं साथ में लगे, तो इसमें क्या है, इजी है। अब करते हैं केस बी। इफ ब्लैक डाइड ऑन 15th अप्रैल 2022, तो बताना इस बार डेथ होने पे कितना पैसा मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगी या पूरी पॉलिसी मिलेगी। पूरी पॉलिसी वैल्यू मिलेगी, पूरा सम अश्योर्ड मिलेगा, पूरी अश्योर्ड वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है। तो देखो 15th अप्रैल, बताओ पहली एंट्री इस बार क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। भाई अपने को अपनी पॉलिसी के पैसे मिले, पॉलिसी मतलब असेट के पैसे मिले, पर बुक्स में असेट की तो वैल्यू थी ही नहीं और फ्री में पूरा पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये 50,000 मिले इस बार अपने को, और ये जो 50,000 मिला ये पूरा का पूरा मेरा गेन हो गया। तो ये गेन मैं किस में बांट दूंगा, मैं फिर कह रहा हूं आप सिंपैथी मत दिखा देना यहाँ पे कि भाई डेथ ब्लैक की हो रही है तो पैसा ब्लैक को मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। जो प्रीमियम भरता उसको पैसा मिलता है, और प्रीमियम भरा था फर्म ने तो पैसा पूरा फर्म को मिलेगा, तो फिर पूरा पैसा फर्म में बटेगा। सिंपल, ये ध्यान रखना आप। तो 50,000 को बांटो आप ओल्ड रेशियो में। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर। ये कौन सा मेथड पढ़ा अपन ने, मेथड नंबर 1। when premium paid is treated as an expense, when premium paid is treated as an expense। समझ में आ गया आपको। प्रीमियम पे करा तब क्या एंट्री हुई, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और ईयर एंड पे क्या हुआ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। ठीक है, हर साल जब तक प्रीमियम पे करता है तब तक यही एंट्री हुई। फिर जब पार्टनर रिटायर हो गया तब क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी सरेंडर वैल्यू, और फिर जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अशॉर्ड वैल्यू, सम अशॉर्ड पॉलिसी वैल्यू, और फिर अगली एंट्री क्या हुई, वही जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एक बार फटाफट से अपने अपने जाके नोट्स देख लो फटाफट से, कम ऑन। ये देखो मेथड 1 में ये लिखा हुआ है कंप्लीट, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, तो जब पेमेंट करोगे प्रीमियम का तब क्या एंट्री हुई, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 जून को, और ईयर एंड पे क्या एंट्री हुई, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। फिर जब पार्टनर रिटायर हुआ उस दिन बताओ पहली एंट्री क्या हुई, सरेंडर वैल्यू से बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और जब और अगली एंट्री क्या हुई, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और जब पार्टनर की डेथ हुई तो क्या मिली, अशॉर्ड वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी विद अशॉर्ड वैल्यू, और फिर जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। समझ में आ गया, पक्की बात, शॉर्ट नोट समझ में आया आपको, क्लियर। आपको अपनी किताब में ऐसे नहीं मिलेंगे, मतलब मुश्किल है, लफड़े में फंस जाता है बच्चे, इसलिए बंदे बना के दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलो।
अब कैसे करना है मेथड 2 में, तो आप चेक करना। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि अब की बार मैं प्रीमियम पेड को क्या ट्रीट करूंगा? एक असेट ट्रीट करूंगा। भाई मैं पॉलिसी ले रहा हूं तो मेरा एक असेट बन रहा है, तो ये बोल रहा है मैं असेट ट्रीट करूंगा इसको। कर ले भाई। तो बताओ 2018, लिखना मत, 2018 में अपन ने पहली बार प्रीमियम पे करा, 2018 के लिए, 2018 के लिए। कोई प्रीपेड डिपेड नहीं है भाई, उसमें मत जाना आप फालतू में, ठीक है। बताओ क्या एंट्री होगी अगर मैं इसको असेट मान रहा हूं तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मैं इसको असेट मान रहा हूं। कितना? 3000। ठीक है, ठीक। अब मुझे बताओ 2018 के एंड पे, 2018 के एंड पे इस जेएलपी की क्या वैल्यू है? 2018 के एंड पे कोई मर गया तो 50,000 है, पर मर गया थोड़ा ना पता है मेरे को कि मर जाएगा। क्या बात कर रहे हो, नहीं मरा। 31 दिसंबर 2018 को नहीं मरा कोई भी। अब मैं 31 दिसंबर 2018 को बना रहा हूं बैलेंस शीट, तो मरा तो कोई नहीं है। तो फिर नहीं मरेगा तो क्या मिलती है? मर जाता है तो क्या मिल जाता है? सम अश्योर्ड। और नहीं मरता तो क्या मिलती है? सरेंडर वैल्यू। तो मुझे इस असेट को किस पे लाना पड़ेगा? एट द ईयर एंड सरेंडर वैल्यू पे। अरे जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी इस पे ही तो लेकर आओगे आप। तो जेएलपी मैंने 3000 का असेट मान लिया। ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2018 पे किसी भी पार्टनर की डेथ नहीं हुई। डेथ नहीं हुई तो मैंने देखा यार डेथ नहीं होगी, और अगर मुझे आज सरेंडर कराना पड़ जाए इसको तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 0। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2018 के दिन इस असेट की, जेएलपी असेट की क्या वैल्यू है? 0। तो मुझे इस असेट की वैल्यू बुक्स में भी कितनी लानी पड़ेगी? 0। आया क्या बोल रहा हूं? ये नहीं आया? अरे जो वैल्यू होगी मार्केट में उस पे ही तो लाओगे असेट को भाई। ईयर के एंड पे इन्वेंट्री में नहीं करते क्या अपन लोग? क्या करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर पे वैल्यू करते हैं। वैसे ही प्री ये पॉलिसी किस पे वैल्यू करते हैं? ईयर एंड पे, सरेंडर वैल्यू पे। अगर इसको आप असेट मान रहे हो तो ईयर एंड पे इसको किस पे दिखाओ? सरेंडर वैल्यू पे। जो इसकी वैल्यू होगी, जो इसकी भाई जो इसकी सच में वैल्यू होगी ईयर एंड पे, उस पे दिखाओगे ना। तो ईयर एंड पे बताओ इसकी क्या वैल्यू है? 2018 के एंड पे बताओ क्या वैल्यू है? 0। तो इस जेएलपी के असेट को आप कितने पे लेकर आओगे? 0 पे। कितने पे लेकर आओगे? 0 पे। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस जेएलपी के असेट को, 3000 के असेट को 0 पे लाना है, सरेंडर वैल्यू पे लाना है, तो कितने रुपए गिराने पड़ेंगे इसके? पूरे 3000। और पूरे 3000 गिराने पड़ेंगे तो मैं डेबिट किसको करूंगा? अरे अभी कौन सा रिवोल्यूशन, अभी कोई एडमिशन रिटायरमेंट तोड़ना हो रहा है भाई। कहां भेजोगे ईयर एंड पे? पी एंड एल। कितना? 3000। ये एंट्री करने से क्या हुआ बताओ? जब मैंने प्रीमियम जमा कराया तब उसको मैंने क्या मान लिया? असेट। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, मान लो असेट, मान लो असेट। और ये एंट्री करने से क्या हुआ? ये असेट किस पे आ गया? इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे आ गया, सरेंडर वैल्यू पे आ गया। क्योंकि 31 दिसंबर 2018 को इस जेएलपी की टुकड़े की क्या वैल्यू है? 0। क्या वैल्यू है? 0। पार्टनर मर जाता कितने मिलते? 50,000। 31 दिसंबर 2018 को पार्टनर नहीं मरा, पर अगर मैं इसको सरेंडर कर दूं कितने मिल जाएंगे? 0। तो कितने पे लाना पड़ेगा? 0 पे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो, आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्की बात? श्योर श्योर श्योर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो ये एंट्री करने के बाद बताओ जेएलपी की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 0। किसके बराबर आ गई है? सरेंडर वैल्यू के बराबर आ गई। हमेशा आपको सरेंडर वैल्यू के बराबर लेके आनी है, सिंपल है। आगे चलो। फिर 2019 को मैंने क्या किया? वापिस जमा कराया पैसा। कितना प्रीमियम भरा? तो वापिस से इसको एक बार क्या माना? असेट ही मानूंगा, क्योंकि मैं इस मेथड में इसको ट्रीट ही क्या कर रहा हूं? असेट ट्रीट कर रहा हूं। मेरा मेथड ही ये कह रहा है कि मैं इसको असेट ट्रीट कर रहा हूं। कर ले भाई। अब आप मुझे बताओ,
31 दिसंबर 2019 को इस जेएलपी की सरेंडर वैल्यू कितनी है? 31 दिसंबर 2019 को इसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है? 900। अच्छा, बुक्स में अभी वैल्यू कितनी है? 3000। जो पहले 3000 थी उसको तो गिरा के जीरो कर दी थी, फिर वापस 3000 बढ़ाई, तो बुक्स में आज वैल्यू कितनी है? 3000। और 31 दिसंबर 2019 पे इसको लाने कितने पे है? 900 पे। तो बताओ कितना इसको उल्टा राइट ऑफ करना पड़ेगा? 2100। सिंपल। क्या एंट्री हो जाएगी? पेंडल अकाउंट डेबिट टू ये एंट्री करने से क्या हुआ? अब अकाउंट बना के नहीं दिखाना चाहता मैं आपको, अकाउंट बनाओ। ये लो, ये 2019 का जेएलपी अकाउंट। बताना इसकी ओपनिंग में कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन था क्या? जेएलपी की ओपनिंग में कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन थी क्या? वैल्यू थी क्या? नहीं। फिर आपने जब ये 10 जून को प्रीमियम भरा, तब आपने क्या एंट्री कर दी? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 3000। 3000। आपको इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितने पे लेकर आनी है? बैलेंस कैरेट डाउन कितने रहना चाहिए? 900। तो उसके लिए कितना गिराना पड़ेगा? इसकी वैल्यू कितना पेंडल में चार्ज करना पड़ेगा? मोन 2100। ये हो गया अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के जब भी आप जेएलपी को असेट ट्रीट करोगे तो ईयर एंड पे उस जेएलपी के असेट की वैल्यू किसके बराबर लेकर आओगे? सरेंडर वैल्यू के। सरेंडर वैल्यू के, क्योंकि वही उसकी वैल्यू है ईयर एंड पे। वही उसकी वैल्यू है ईयर एंड पे। समझ में आ रहा है? क्लियर? पक्का? श्योर? ओके। तो अकाउंट तो बनाना नहीं है भाई, इतना डिटेल में जाते भी नहीं है भाई ये लोग। आपकी ये एंट्रिया नहीं आएगी, आपकी इसका कॉन्सेप्ट आएगा। रिटायरमेंट होगा तो क्या करना है, डेथ होगी तो क्या करना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि हो के क्या आया है, हो क्या रहा था। इससे आपका दिमाग चलेगा। मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा तो सिखा सकता हूं, बट इतना मजा नहीं आएगा आपको, और ना मुझे मजा आएगा, तो मैं वो करना नहीं चाहता भाई। ये बताओ समझ में आ रहा है यहां तक? तो बताओ बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी एज ऑन 31 दिसंबर 2019 किसके बराबर आ गई? 900। जो किसके बराबर है? सरेंडर वैल्यू के। ये बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? ओके। ऐसे ही फिर आपने 2020 को भी क्या किया? 2020 में भी आपने क्या किया? 10 जून को जेएलपी का प्रीमियम भरा, तो उसको भी आपने असेट ट्रीट कर लिया। ठीक है, बात सही है। अब ध्यान से बताना, देखो मैं पूछूंगा आपसे, 31 दिसंबर को मुझे जेएलपी की किस वैल्यू पे लेकर आना है उसको? सरेंडर वैल्यू पे। आप बताना 31 दिसंबर 2020 को सरेंडर वैल्यू कितनी है? 2000। तो बताओ मैंने कितना पे करा? 3000। लाना कितने पे? 2000 पे। तो कितना राइट ऑफ कर दूं? 1000। नींदों में हो आप? नशे में हो? नशे में? जेएलपी की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 2020 में? ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 900। भूल गए? 2020 में ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 900। फिर आपने कितनी बढ़ाई? 3000। कितनी हो गई? 3900। रखनी कितनी है आपको? 2000। तो कितना राइट ऑफ करना है भाई? 1900। आया या नहीं आया? अकाउंट बना के दिखाऊं? ये आ गया? आ गया? पक्का? श्योर? अरे 900 थी ना ओपनिंग वैल्यू, कितना बढ़ाया? 3000। कितनी हो गई? 3900। लानी कितने पे? 2000 पे। तो कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा? 1900। आ गया? तो क्या एंट्री होगी राइट ऑफ करने की? P&L अकाउंट डेबिट टू कैसे है बताऊं? देखो देखो देखो, 900 ओपनिंग वैल्यू थी, 3000 ऐड कर दिया था, कितनी हो गई? 3900। कितनी रखनी थी? 2000। ये ओपनिंग वैल्यू, ये करंट ईयर में ऐड किया, और ये सरेंडर वैल्यू कितनी बची? 1900 राइट ऑफ करनी पड़ेगी। तो देखो वापस लिखता हूं आपके लिए, बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी एज ऑन 31 दिसंबर 2020 कितनी हो गई? कितनी हो गई? 2000। किसके बराबर हो गई? सरेंडर वैल्यू के। क्लियर है ना? पक्का है ना? राइट ऑफ 1900 किया है, पर वैल्यू बुक्स में कितनी दिख रही है? 2000 दिख रही है। ठीक है भाई साहब, आगे चलो। सेम ऐसा ही काम करना है 2020 में, 2021 में, सॉरी।
बताओ पहली एंट्री, बताओ पहली एंट्री, वही जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, अब बताओ 31 दिसंबर 2021 को मुझे ये जेएलपी की बुक्स में कितनी वैल्यू चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए? 3600। ठीक है, अब अपना दिमाग लगाओ, बताओ 2021 में ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 2000। अपन ने और कितनी बढ़ा दी? 3000। कितनी हो गई? 5000। रखनी कितनी है? 3600। तो कितना राइट ऑफ करना है? 1400। आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है भाई साहब, तो देखो एंट्री क्या हुई, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। ओपनिंग वैल्यू थी 2000, 3000 रुपए और डाल दिए, हो गई कितनी? 5000। मुझे बचानी कितनी है? 3600। कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा? 1400। ये बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक शांति चल रही एकदम जीवन में, समझ में आ रहा सब कुछ? बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी एज ऑन 31 दिसंबर 2021 किसके बराबर हो गई? 3600 के, जो किसके बराबर है? सरेंडर वैल्यू के। यहां तक सब सेट चल रहा है। अब देखना अब आएगा आनंद। 2022 में केस ए, if black retires on 15th of April 2022, रिटायर हो रहा है तो बताओ क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगी? 15 अप्रैल को सरेंडर वैल्यू मिलेगी। एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना मिलेगा? 3600। ठीक है, क्लियर। अगली एंट्री बताओ, अगली एंट्री बताओ, अगली एंट्री बताओ ना। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रेड्स कैपिटल, व्हाइट्स कैपिटल और ब्लैक कैपिटल। किसको लगता है अगली एंट्री होगी ही नहीं? केवल एक बच्चे को लगता है कन्विंसिंगली कि अगली एंट्री जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रेड व्हाइट ब्लैक होगी ही नहीं। वो एक बच्चा सही है। अब सोचो क्यों। इस केस में, इस केस में मेरे बुक्स में जेएलपी के नाम का ऑलरेडी असेट था, डेबिट बैलेंस था जेएलपी का 3600। 3600 मिले जेएलपी, क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कोई फायदा नुकसान वही नहीं। फर्स्ट केस में क्या हुआ था? जेएलपी नाम का बुक्स में असेट था ही नहीं, 3600 मिले, 3600 फायदा। इस वाले केस में क्या हुआ? जेएलपी के नाम का असेट था, कितने रुपया था? 3600 का था ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो था। कितने मिले? 3600 कितने मिले? 3600 के असेट कितने मिले? 3600, 3600 के जेएलपी के असेट कितने मिले? 3600। फायदा हुआ क्या? हुआ ही नहीं भाई। नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ। तो अगली वाली एंट्री नहीं होगी इस बार। कंफ्यूज्ड? समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? वो केस अलग था, ये केस अलग है। वहां मैं क्या कर रहा था? जेएलपी प्रीमियम को एक्सपेंस मान के पेंडर में राइट ऑफ करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। फिर जिस दिन पैसा मिला उस दिन पता लगा भाई ये तो मेरा पूरा फायदा हो गया, तो मैंने फायदा बांट दिया पार्टनर्स में। इस बार क्या हो रहा था? इस बार मैंने जेएलपी को असेट माना, तो मेरे बुक्स में जेएलपी के नाम का असेट दिख रहा था 3600 रुपए का, और मिले भी कितने? 3600। कितना फायदा? जीरो। कितना नुकसान? जीरो। समझ आया? आया ही नहीं? अरे बोलो, आया आया ही नहीं? क्या सर? किसी को ही नहीं मिलेगा ब्रो, किसी को ही नहीं मिलेगा। अब तुम्हें लग रहा होगा ऐसे कैसे हो रहा है, तो गलत है, चीटिंग है यार। चीटिंग नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, ध्यान से देखना। दोनों मेथड में सेम सेम हुआ है, सेम, बस आपको दिख लग रहा है। दिखाऊं? चलो कैलकुलेटर निकालो। पहले चलते हैं मेथड नंबर 1 में। जो मैं कह रहा हूं वो करते जाना शांति से, ठीक? सबसे पहले देखो, आपने फर्स्ट ईयर में, मेथड नंबर 1 में फर्स्ट ईयर में पी एंड एल में कितना डेबिट किया? 3000। लिखो कैलकुलेटर पे, 3000 नुकसान माना आपने। 3000 डेबिट किया, पेंडल नुकसान माना 3000। फिर आपने वापस सेकेंड ईयर में कितना डेबिट किया? 3000। फिर आपने अगेन 3000 नुकसान माना, ठीक?
फिर आपने 2020 में वापस पेंडल में डेबिट किया 3000, फिर 3000 का नुकसान माना, कितना हो गया अभी तक? 9000 हो गया। फिर आपने 2021 में फिर प्रीमियम को क्या मान लिया अपना, पेंडल में एक्सपेंस मान के नुकसान मान लिया, 2021 में 3000, कितना हो गया ओवरऑल अभी तक? 12000 पेंडल में चार्ज कर चुके हैं अभी तक हम 2021 तक। फिर रिटायर हुआ 2022 में ब्लैक, कितना पैसा मिला? 3600। 3600 का 3600 क्या हो गया फायदा? 12000 के नुकसान में 3600 का फायदा लेस कर दो, कितना नेट नुकसान रहा? कितना रहा? 8400, यही रहा ना नेट नुकसान। नेट पूरे 5 साल में नेट नुकसान जेएलपी के चक्कर में कितना रहा? 8400। क्या वो आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? आ गया? आगे इधर आ जाओ, मेथड नंबर 2। चलो अब मैं कह रहा हूं जोड़ते जाना। मेथड नंबर 2 में आपने 2018 में पीएनडल में कितना एक्सपेंस चार्ज किया? 3000 लिख दिया आपने। 2019 में कितना चार्ज किया पीएनडल में? 2100 ऐड कर दिया। 2020 में कितना चार्ज किया? 1900 ऐड कर दिया। 2021 में कितना चार्ज किया? 1400 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 8400। उसके बाद आपको फायदा नुकसान हुआ ही नहीं। तो नेट नुकसान मेथड 1 में और मेथड 2 में कितना हुआ? 8400। 8400 ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स। पर नेट बाहर कितना गया पेंडल में? 8400। मेथड 1 में भी वही गया, मेथड 2 में भी वही गया। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? तो दोनों मेथड सेम है, बस दिखने का अंतर है। समझ में आ रही है बातचीत? क्लियर? उसमें वो क्या कर रहा है, हर साल में 3-3 हजार का एक्सपेंस मान रहा है, इसमें ऐसा नहीं कर रहा। उसमें हर साल में 3-3 हजार पेंडल में चार्ज कर रहा है बराबर बराबर, इसमें ऐसा नहीं कर रहा, पर ओवरऑल पीरियड में सेम हो रहा है। ओवरऑल पीरियड में सेम हो रहा है। बोलो आया या नहीं आया? अब एक लास्ट एंट्री और। तो सर यहाँ 15 अप्रैल को जो ये एंट्री आपके दिमाग में आई ना, ये यहाँ पे नहीं होनी है। एक बार मैं लिख के काट देता हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ हाँ हाँ, यहाँ नहीं करनी भाई। अठारह सौ, ये वाली एंट्री यहाँ पे नहीं होनी है। ओके क्लियर, कोई टेंशन नहीं। चलो वापस चलते हैं बैक टू बेसिक। अब आ जाओ केस बी। अब ये बताओ आप, इफ ब्लैक डाइड ऑन 15th ऑफ अप्रैल 2022। बताओ भैया पहली एंट्री बताओ। अरे बताओ यार क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना? पूरे अशॉर्ड वैल्यू, पूरा सम अशॉर्ड, पूरी पॉलिसी वैल्यू 50,000 मिलेगा। अब बताओ इस केस में हमारे बुक्स में जेएलपी नाम का असेट ऑलरेडी किस वैल्यू पे दिख रहा था? 3600। डेबिट था 3600, क्रेडिट कितना किया? 50,000। कितने का नेट फायदा हुआ? 46,400। तो अब नेट फायदा जो हुआ है वो किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में। 50,000 मिले, पर 3600 तो बुक्स में ऑलरेडी बुक वैल्यू थी, तो फायदा कितना हुआ? 46,400 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मैं फिर कह रहा हूं आपको प्रूव करके देखना है ना, देख लेना। मेथड 1 मेथड 2 में सेम फायदा जाएगा, सेम नुकसान जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। बस हाँ हमने क्या किया, वो पीरियड वाइज चेंज हो जाएगा, वो एक अलग बात है, पर ओवरऑल बेनिफिट, ओवरऑल लॉस थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 4 ईयर विल बी सेम। बातो बांटो इसको। 46,400 इंटू 3/6 और 46,400 इंटू 2/6। रेशियो गलत ले लिया क्या मैंने? क्या रेशियो क्या है? ओके ओके, 5/10, 3/10 और 2/10। बांटो कितना आ रहा है? 23,200, 13
920 आगे बाहर चेक कराऊं वापस, चेक कराऊं एक बार चेक कराऊं कि दोनों बराबर आ रहे क्या, चेक कर लेते हैं, आ जाओ। मेथड 1 में 2021 तक अपने को पता है टोटल पेंडल में कितना डेबिट हो चुका था, 12,000। मेथड 1 में 2021 के एंड तक पेंडल में कितना डेबिट हो चुका था, 12,000। 3 3 3 3 12,000 डेबिट हो चुका था, ठीक है भाई। डेथ हुई, कितना मिला, कितना मिला, 50,000। ये 50,000 पूरा का पूरा फायदा हो गया मेरे लिए। तो फायदा कितना हुआ, 50, और खर्चा कितना हुआ, 12। तो नेट फायदा कितना हुआ, नेट फायदा 38,000। सेट है, क्लियर भाई साहब कहानी, पक्की बात, श्योर। अब आगे आगे आ जाओ, मेथड 2 में आ जाओ। मेथड नंबर 2 में 2021 की एंड तक कितना नुकसान पेंडल में डाल चुका था, 8,400। याद करो, नहीं याद आ रहा, ये देखो, ये 3,000, 2,100, 1,900 और 1,400, ओवरऑल कितना हो गया, 8,400 पेंडल में एक्सपेंस मान चुका था, बाहर डाल चुका था, ठीक है। फायदा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, नेट फायदा कितना हुआ, 46,400। मतलब फायदा कितना हुआ, 46,400। 46,400 में से माइनस कर दो 8,400, कितना आ रहा है, 38,000। नेट वही हो रहा है भाई, नेट वही हो रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर। ये है मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, ठीक। तो देखो, अब मैं लगे हाथ तो क्या कर रहा हूं, मैं लगे हाथ तो आपको मेथड नंबर 3 भी लिखवा रहा हूं, 3 भी सिखा रहा हूं। ये भी सेम है, मेथड नंबर 2 का वेरिएशन है, मेथड नंबर 2 का वेरिएशन है, सेम है ये, ठीक। ये कैसे होता है देखना, फिर आप एक साथ इसको आराम से घर पे जाके लिख लेना, ठीक है। मेथड नंबर 3 आराम से आपकी स्क्रीन पे, मेथड नंबर 3 अब की बार क्या होने वाला है देख लेना। व्हेन प्रीमियम पेड, when premium paid is treated as an asset, सारा ध्यान समझने पे, एज एन असेट, ठीक, असेट मानेंगे इस बार भी, विथ क्रिएशन ऑफ जेएलपी रिजर्व। इस बार रिजर्व भी क्रिएट करेंगे, इस बार रिजर्व भी क्रिएट करेंगे। अब ये क्या है देखना, कुछ नहीं है भाई, एक ही बात है, मेथड 2 और मेथड 3 सेम है, डिट्टो है, डिट्टो। देखना कैसे होगा, 2018 में 2018 में 10 जून को प्रीमियम जमा कराई, जेएलपी असेट को, जेएलपी के प्रीमियम को असेट मानना है, बताओ क्या एंट्री होगी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वही मेथड नंबर 2। कितने रुपए, 3,000 3,000। यहां तक कोई टेंशन, एकदम मस्त चल रहा जीवन, ठीक। अभी क्या कह रहा है देखना, ये कह रहा है कि जितने रुपए का अपन ने प्रीमियम पे कराना उसको अपन एसेट मान लिया, उसके बराबर क्या बना देना, रिजर्व, उसके बराबर क्या बना देना, रिजर्व। तो आप जेएलपी 3,000 रुपए का अपन ने जेएलपी का प्रीमियम पे किया, उसके बराबर ही मुझे क्या बनाना है, रिजर्व। तो रिजर्व में पैसा कहां डालना है, पी&एल एप्रोप्रिएशन से पैसा डालना है। तो क्या एंट्री हो गई, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व। अरे भाई प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व बनाओगे ना, इसलिए पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व, कितना, प्रीमियम पेड के बराबर 3,000 3,000, ठीक। अब मेरे को बताओ, जब भी हम जेएलपी को असेट मानते हैं तो जेएलपी की असेट मानते हैं तो ईयर के एंड पे जेएलपी की असेट की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, मेथड 2 में किसके बराबर होनी चाहिए, सरेंडर वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, सरेंडर वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जेएलपी को मुझे गिराना पड़ेगा, ईयर एंड पे सरेंडर वैल्यू कितनी है, 0, तो कितना गिराना पड़ेगा असेट को,
पूरा 3000 गिराना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो जेएलपी की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए जो मैं 3000 का लॉस हुआ, ये लॉस वापस से P&L से लूंगा क्या, ये रिजर्व से ले लूंगा? ए लियो, रिजर्व कहां से बना है? P&L एप्रोप्रिएशन से। तो लॉस कहां चार्ज कर दिया? रिजर्व से। अरे तो लॉस गया कहां? P&L में ही तो गया। अरे जंडू आदमी, मैं क्या करूं यार। अल्टीमेटली लॉस किधर गया? ये जेएलपी रिजर्व मैंने एंट्री मार दी, सिंपल। तो नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? वही हो रहा है भाई, P&L अकाउंट डेबिट टू जेएलपी हो रहा है। पर ये कह रहे हैं नहीं, हमको ऐसा मजा आ रहा है, हमको ऐसा ऐसा मजा नहीं आ रहा। डेप्रिसिएशन की एंट्री या तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट करो, हमको मजा नहीं आ रहा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करो, हमको मजा आ रहा है। चीज तो वही हो रही है, चीज तो वही हो रही है भाई। चाहे तुम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट कर दो, चाहे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर दो, होता तो वही है। बस क्या बदल जाता है? क्या बदल जाता है? प्रेजेंटेशन। क्या बदल जाता है भाई? प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 31 दिसंबर, बताओ ये एंट्री करने के बाद बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है जेएलपी की? 0, सरेंडर के बराबर, सिंपल। चलें आगे, चलें भाई आगे। देखो 2019 वापिस 10 जून को जेएलपी का प्रीमियम भरा, और जेएलपी का प्रीमियम भरा उसको क्या ट्रीट किया? असेट। एंट्री क्या करी? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना प्रीमियम पे करा उसके बराबर क्या आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा? इस मेथड में रिजर्व क्रिएट करना ही पड़ेगा। कितना? 3000, 3000, ये कर दिया रिजर्व क्रिएट। अब बताओ 31 दिसंबर 2019 को मेरे को जेएलपी की वैल्यू किसके बराबर लानी है? सरेंडर वैल्यू 900 के बराबर लानी है। तो आप मुझे बताओ, मुझे जेएलपी कितना गिराना चाहिए? जेएलपी कितना रिड्यूस करना चाहिए? 2100, वही सेम। पर इस बार डेबिट क्या होगा? कितना? 2100। तो सर ईयर एंड पे बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी कितनी आ रही है? 900। और गौर करना, बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी रिजर्व भी कितनी आ रही है? 900। सिंपल। आया है नहीं आया? रिजर्व भी तो पूरा खर्च नहीं हुआ ना। ठीक, क्लियर है क्या? अरे बोलो यार, पक्का श्योर? आगे देखो, बस होने वाला है, आगे अंत आने वाला, अंत समय आने वाला इसका। 2020 को बताओ वापस 10 जून के एंट्री करोगे? जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कितना? 3000 प्रीमियम के बराबर। वापिस से 31 दिसंबर को क्या बनाओगे पहले तो? हाँ रिजर्व, किसके बराबर? वही प्रीमियम के बराबर। और अब 31 दिसंबर को आपको जेएलपी किसके बराबर चाहिए? सरेंडर वैल्यू के बराबर, जो कितनी है? 2000। तो गौर करना, 2020 के ओपनिंग में जेएलपी की वैल्यू थी 900, कितनी आपने और बढ़ा दी? 3000। 900 ओपनिंग वैल्यू कितनी आपने और बढ़ा दी? 3000। कितनी हो गई? 3900। कितनी रखनी है आपको? 2000। तो कितना आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा? 1900। आ गया? सेम टू सेम, वही सेम सेम। तो जेएलपी को 1900 राइट ऑफ करना पड़ेगा। कर दिया राइट ऑफ? कहां से करेंगे राइट ऑफ? जेएलपी रिजर्व। ठीक, अब बताओ 2020 के ईयर एंड पे बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी कितनी दिख रही होगी? 2000, 1900। 1900 तो अपन ने गिराई है ताकि किस पे आ जाए? 2000 पे आ जाए। हो सकता है कंफ्यूजन हो जाती है भाई, हो जाती है, समझ में आ रहा है? 1900 तो गिराई है ताकि किस पे आ जाए? 2000 पे आ जाए। ठीक, और बताना बुक वैल्यू, बताना बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी रिजर्व भी कितनी है? 2000। प्रूव करूं? देखो ओपनिंग में कितनी थी? 900।
कितना और डाला 3000, कितना हो गया 3900, कितना राइट ऑफ कर दिया 1900, कितना बचा 2000। आया या नहीं आया? लास्ट लास्ट 2021 में भी सेम, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000 ओके। 31 दिसंबर को पहले तो क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कितना पैसा जेएलपी रिजर्व में डाल देंगे 3000। और अब 31 दिसंबर को मुझे जेएलपी की किस वैल्यू के बराबर लाना है, सरेंडर वैल्यू कितनी है 3600 के बराबर लाना है। तो क्या होगा देखो, ओपनिंग बुक वैल्यू थी 2000, उसके बाद कितनी और बढ़ गई 3000, कितनी हो गई 5000, 5000 में से कितनी बचानी है 3600, तो कितनी राइट ऑफ करनी है 1400, 1400। और कहां से राइट ऑफ करेंगे, अरे जब तुमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रखा है तो बैड डेट्स कहां से राइट ऑफ करते हो यार, पीएनएल से करते हो या प्रोविजन से करते हो, प्रोविजन से करते हो। तो जब तुमने जेएलपी रिजर्व बना रखा है तो जेएलपी की वैल्यू राइट ऑफ कहां से करोगे, जेएलपी रिजर्व से। समझ में आ गया वही कॉन्सेप्ट। अब देखो बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी कितना बचा 3600, और बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी रिजर्व भी कितना बचा 3600। ये बताओ आया 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 आया, ठीक है क्लियर, सेम हो रहा है, पीएनएल पे इंपैक्ट सेम जाएगा, सेम डिट्टो जाएगा, सेम करके देख लेना। अब आ जाओ लास्ट जो अंत है 2022, 2022 का केस ए, केस ए, इफ ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th of April 22। हाँ बताओ 15 अप्रैल को क्या एंट्री होगी पहली, सबको पता है, आपको बताओ क्या एंट्री होगी पहली एंट्री, कम ऑन, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी कितनी 3600, 3600। आप बताओ जेएलपी का अकाउंट क्लोज हो गया या नहीं हुआ, जेएलपी का अकाउंट क्लोज हो गया या नहीं हुआ, हो गया क्लोज, खत्म हो गया, क्योंकि बुक्स में जेएलपी असेट में दिख रही 3600 रुपए, 3600 रुपए डेबिट में थी, क्रेडिट हो गई, खत्म, क्लोज क्लोज। ठीक, अब सुनो अपने पास क्या पड़ा है, रिजर्व कितना 3600। अब इसका काम है कोई, अब कोई काम नहीं है, किसमें बांटेंगे, हाँ एक नई एंट्री आ गई बस, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है, रेड, व्हाइट और कितना हो गया, कैलकुलेटर निकालो। मेथड नंबर 3, फर्स्ट ईयर कितना बाहर दिया पीएनएल को 3000, लिखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ 3000, 2018 अगेन 3000, 19 अगेन 3000, तो हो गया 18 19 में हो गया 3000, 2020 अगेन 3000 हो गया 9000, 2021 अगेन 3000 हो गया 12000, हो गया 12000। उसके बाद फायदा कितना गया वापस से 3600, माइनस करो 3600, कितना गया नेट नुकसान। ओके हेंस प्रूव्ड, समझ में आ रहा है। इफ ब्लैक डाइड, अभी मस्त है, पहली एंट्री वो सबको आती है, पहली एंट्री सबको आती है, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना, एक बार बताना बुक्स में जेएलपी डेबिट में था क्या, बुक्स में जेएलपी डेबिट में था क्या, था जेएलपी डेबिट में, हाँ कितना था 3600, कितना क्रेडिट किया 50,000, कितना फायदा हुआ
कितना फायदा हुआ? वही सेम सेम मेथड, मेथड टू किसमें बांट देंगे? रेड, व्हाइट और ब्लैक। बांटना कितना कितना बांटा था बताना। कितना कितना क्या था? अरे कैलकुलेटर चलाओ यार, क्या कर रहे हो? 13,000। आगे 9,208। तुमको कोई तोड़ ही नहीं सकता भाई, तुम कैसे टूट रहे हो मेंटली? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। तुमने जिस दिन सीए करना डिसीजन लिया उस दिन तुम्हें पता लग गया कि तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो भाई। तो दिखाओ स्ट्रांग हो। क्लियर, समझ में आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेल पे, जेल पे अकाउंट डेबिट टू रेड व्हाइट ब्लैक। मेथड नंबर 2 सेम टू सेम। अब सुनो, आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा चीज क्या पड़ी है? आपके पास अभी कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है, रिजर्व। अब वो भी बांटो। जेल पे अकाउंट डेबिट टू रेड, व्हाइट और कितना कितना? अब निकालो कैलकुलेटर। 2021 तक पीएनडल पे कितना बाहर जा चुका था? 3 3 3 3 12। मेथड नंबर 3 में भी 12 12 क्या था ना? हर साल पीएनडल एप्रोप्रिएशन से 3 3 हजार ले रहे थे, 12,000 जा चुका था बाहर। यहां फायदा कितना हुआ? कितना फायदा हुआ? 46,400। तो 46,400 में से माइनस करो 12,000, कितना आ रहा है? 34,400। ये तो मैच नहीं हुआ, उल्ले मर गए। ये ले और फायदा, 36 ऐड कर, 38,000। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 जब भी डेथ हुई 38,000 रुपए का नेट फायदा हुआ। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 जब भी रिटायरमेंट हुआ 8,400 का नेट नुकसान हुआ। आया कि नहीं आया? ये है जेएलपी। आपको साल भर की एंट्री नहीं करवाएंगे, आपको पता क्या करवाएंगे? रिटायरमेंट के डेथ टाइम पे क्या करना है, डेथ के टाइम पे क्या करना है, ये करवाएंगे आपको। अगर सुनो एक बात, अगर बुक्स में रिजर्व भी है, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जेएलपी रिजर्व भी दिया हुआ है और असेट साइड में जेएलपी भी दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा मेथड फॉलो हुआ है? मेथड नंबर 3। अगर आपको बैलेंस शीट में सिर्फ असेट साइड में जेएलपी दिया हुआ है, कौन सा मेथड फॉलो हुआ है? मेथड नंबर 2। और अगर आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट में कुछ भी नहीं दिया हुआ, कौन सा फॉलो हुआ है? मेथड नंबर 1। ये याद रखना। समझ में आ गई बातचीत? क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं ये शीट शेयर कर दूंगा, लिख लेना, आज का यही होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू सो मच।